यौगिक रोगोपचार, कल उसके प्राथमिक भूमिका बताने का प्रयास किया था और वह अपने योगाभ्यासी मंडल के कार्य के पूरे विकास में योगोपचार ये बहुत महत्वपूर्ण और यश प्रदान करने वाला काम है स्वामी जी का। सामान्यतः योगाभ्यासी मंडल में 4 तारीख को आने वाले, 15 तारीख को आने वाले, प्रवेश प्रवीण को आने वाले, ये सब मर्यादित स्वरूप में और कार्य कर लेते हैं। 100 आए तो एक आधा काम में आने लगता है, पर जो बीमार थे सब उपाय कर चुके और फिर थकने के बाद आ गए ना योगाभ्यासी मंडल में और कुछ पा लिया उन्होंने, तो वो जीवन भर के लिए आश्रम से जुड़े रहते हैं। ऐसा विकास के और जो कुछ प्रकल्प हैं उसमें यौगिक रोगोपचार प्रकल्प ऐसा ही महत्व रखता है। अब ये करते समय एक आसन, कोई लोग उसको शशक आसन बोलते हैं, कुछ करते हैं, पर अपन शशांक आसन बोलते हैं। शशि अंकित है जिस पर, ऐसे चंद्र का जो लाभ होता है, मन शांति, मन की प्रसन्नता, यह शशांक आसन की मूल भूमिका है। और यह जो भूमिका है वह भूमिका शशांक आसन अप्रतिम ढंग से पूर्ण करता है। इसलिए चंद्रमा अंकित, खरगोश जिस पर अंकित है, ऐसे चंद्रमा का नाम अब कोई केवल उसको खरगोश कहते हैं या शशक यानी खरगोश, पर हम कहते हैं कि खरगोश इतना आनंद देता होगा, पर चंद्रमा सरीखा आनंद शरीर मन बुद्धि को खरगोश नहीं देता, इसलिए उसका नाम शशांक आसन ही रखा है। और यह शशांक आसन कहाँ कहाँ काम करता है मुझे तो एकदम बताना मुश्किल हो जाएगी। वो एक गाना एकदम याद आ जाता है कि लाख दुखों की एक दवा है क्यों ना आजमाएं। यह जो एक गाना था वो गाना ही बिल्कुल फिट होता है शशांक आसन को। बहुत बीमारियों में मैंने देखा कि एक के बाद एक कुछ एकदम दूसरा सूझ ही नहीं रहा, क्या बताएं इनको, तो शशांक आसन बताओ और लाभ चालू हो जाता है। ऐसा एक विलक्षण आसन कल अपन उस पर चिंता किए थे, तू बस शशांक आसन करूँ दाखो ना, तो अपन उसको चालू किए थे कि कैसे करते हैं, करा लवकर। हाँ, उजवा पाय डावा पाय ले लिया और बैठ गए एड़ियों पर और आंखें बंद करते हुए और सामने लेट गए। सबको पर समय के बताना, इसमें जो 20 मिनट की और प्रिस्क्रिप्शन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो 3 मिनट 4 मिनट शशांक आसन कर लिया मैंने तो वो तो नहीं चलता, वो तो माकडाची शेती सारखाला, माकडांनी खेती केली, छान वखरलं डावरलं सगळं केलं आणि मग बी आतमध्ये रोवलं, पाणीसुद्धा टाकलं आणि सकाळी टाकलं आणि संध्याकाळी पाहिलं रोप आलं की नाही आलं, परत पाणी टाकलं, माती टाकली, पुन्हा दुसऱ्या सकाळी उचल्यावर पहिले खोदून पाहिलं, बी सडलं पण रोप नहीं आला। शशांक आसन का वैसे ही होगा। हम बोलते 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट करते ना, नहीं कोई उपयोग नहीं है, वो माकड़ाच्या खेती हरकत हुई। उसको 15 मिनट के ऊपर 12-15 मिनट के ऊपर ही करते हैं तो इसका फ़ायदा दिखता है, क्योंकि ये वो कहाँ मन है, कहाँ हमारा और बाकी के मस्तिष्क की कार्य प्रणाली है, वो कितनी सूक्ष्म है, वहाँ तक कैसे पहुँचे। कोई बोलता है यहाँ बोले निश्चयात्मक बुद्धि, अभी आधुनिक विज्ञान में बोलते हैं कि कोई निश्चयात्मक बुद्धि के केंद्र यहाँ है, भावनाओं के क्षोभों के बहुत से केंद्र यहाँ है। ये सब चीज़ें जिसमें हैं
वे सारे मन और बुद्धि जो दिखते नहीं हैं, ऐसे मन और बुद्धि के लिए उपयुक्त आसन हो रहा है ये शशांकासन। तो उसके लिए बहुत धीमे धीमे काम करना चाहिए, और इसलिए इसका आवश्यक, जैसे कल सर्वांगासन में बताया, आज बताया था कि सर्वांगासन ये बहुत देर 7 मिनट मिनिमम करना है, तो ही उसका परिणाम ये त्रिदोष समन्वय और सप्तधातु वर्धक में होता है, और सर्व रोगों का विनाश करने के लिए वो उपयोगी हो जाता है। थायराइड की बीमारी कभी ना आवे इसलिए उपयोगी हो जाता है। तो वैसे शशांकासन ये भी ऐसा ही सूक्ष्म परिणाम करने वाला आसन है, तो उसको बहुत सूक्ष्मता से अधिक देर करना पड़ता है, और उसके अंदर में शरीर को देखना, केवल करना नहीं। ऐसे करते करते तो बच्चे लोग तो सो जाते हैं बहुत बार। अब बच्चे सो गए तो कोई हर्ज नहीं है, पर बड़ों में सोना नहीं चाहिए, शरीर को देखते रहना चाहिए, और शरीर का हर भाग जितना शिथिल करते हैं तो उतना शिथिल करते हुए पड़े रहना चाहिए। 20 मिनट यहाँ उसके मिनिमम डोज की क्वांटिटी है समय की, यह जरूर याद करें। और वो करने के बाद जैसे उठ के बैठते हैं थोड़ा सा, अभी हो गए समझो 20 मिनट के पूरा, तो हाथों का सहारा लेते हुए उठना, कमर पीठ वगैरह का सहारा रीढ़ का सहारा लेकर नहीं उठना, हाथों का सहारा लेकर उठना, और फिर आंखें ना खोलते हुए 5 मिनट बैठना है। ये यदि कहते हैं तो मैंने कितने आसन देखे, कितने व्याधियाँ देखी। आपको बहुत अस्वस्थता है, बहुत। अभी आज सुबह मैंने बताया था कि भाई एक बार बोलना चालू करता तो विषय छोड़ के बोलता हूँ मैं, ऐसा बताया था आपको। तो वो उसकी ही मालिका आगे चलने वाली है आज भी। तो मुझे याद है एक बहुत होशियार बच्ची थी, बहुत अच्छे मार्क्स मिले थे उसको, मेरिट में आई थी, और फिर अगली कक्षा में जब गई तो क्या हुआ पता नहीं, अभ्यास में शायद मन नहीं लग रहा था, कैसे हो रहा था, क्या दुविधा थी, वो समझ में नहीं आई थी। बहुत परेशान थी, अपने बाल नोचती रही, गाल में नाखून गाड़ती रही, माँ को मारती रही, पिताजी को डांटती रही, समय मिल गया तो मार भी देती रही, बहुत परेशानियाँ थी। तो कोई उसकी माँ एक बार लेके आई थी, और फिर दोस्ती की है थोड़ा सा। ये ऐसे जो उद्विग्न रहते हैं ऐसे लोगों से अभी बड़े लोगों से एकदम दोस्ती होती नहीं है मेरी, बहुत बार मैंने देखा है। बड़े लोग भी मेरे से दोस्ती नहीं करते, मालूम नहीं क्यों, पर दूर रहते हैं थोड़ा सा। बड़े चाचा उसमें 2 हाथ दूर रह ले बर, ऐसा सोचते हैं। और पर बच्चों से बहुत जल्दी दोस्ती हो जाती। तो आए आए ही दोस्ती हो गई थी, और दोस्ती होने के बाद फिर उसको जो स्वरूप समझा तो शशांकासन नहीं बताया था, और शशांकासन करने के बाद 8 दिन के अंदर में वो नॉर्मल हो गई थी। और फिर वही हुआ कि माँ पिताजी ने ख्याल नहीं लिया और वो आ नहीं पाई, और परीक्षा का समय आ गया, और परीक्षा का समय आने के बाद फिर से उस पर टेंशन आ गया, पर वो किसी को बता नहीं पाई थोड़ा सा। और टेंशन कहते करते एक दिन उसने वो ऊपर कुछ रस्सी टांगी और वो स्टूल पे खड़े हो गई और गर्दन डाल दी वो रस्सी में। उसका भाग्य था कि वो ऐसी करके स्टूल धकल रही थी, उसी समय माँ वहाँ पहुँची, और माँ पहुँची तो माँ ने देखा और चिल्लाई, माँ ने पकड़ लिया ऐसे ऊपर उसको और खूब चिल्लाई, लोग आए और फिर उसको बचा लिया। पर उस समय वो इतनी फ्यूरियस बोलते हैं ना, विचित्र हुई थी। अरे बाप रे, अपने खुद को क्या बाल नोचती रही, खुद को काटती रही, मिट्टी क्या खा रही थी, क्या क्या कर रही थी। और उसके माँ को एकदम, पहले तो गरजसरोन वैद्य मरो था, और ये मरा हुई वैद्य के पास फिर से एकदम याद आ गई कि अरे वो वैद्य तो मर गया होगा, फिर उसी के पास जाएंगे ना, तो मंडल में आ गए फिर से वो। और उस समय 9:45 का समय था, मैं ऑफिस में जाने का समय आ रहा था, और ऐसे में वो पहुंच गई, मैं घर जा रहा था। और देखकर
और उन्होंने ये बताया, ऐसा कहा नहीं। तो उस समय तो मेरे पैर में और ऐसा कंप आ गया कि मैं खड़े नहीं रह पाया, बैठ गया कि ऐसा आत्महत्या ये किसी का मैंने सुना नहीं था, और वो दिख रहा था उसका सारा परिणाम। क्या करें, स्वामी जी का स्मरण किया और उतने में अपन कुछ कर पा रहे हैं ऐसा मुझे नहीं लग रहा था। तो मैंने एक अपने यहाँ डॉक्टर आते हैं उनको भी फ़ोन किया था कि भाई आप दवाखाने में जल्दी पहुँचो, मैं भेजने वाला हूँ इनको। और डॉक्टर को बताया कि पहले थोड़ा देर देखता हूँ शशांक आसन कर पाती है क्या ये। तो डॉक्टर बोले पहले शशांक आसन लो फिर मेरे यहाँ भेजो। और डॉक्टर को भी बहुत विश्वास है वो अपने आसन पर, बहुत ज़्यादा, मेरे से भी ज़्यादा है उनको विश्वास। और उन्होंने वह शशांक आसन करने के लिए परमिशन दिए और मैंने बड़े प्यार से उससे बात की, कैसे तभी ले गया। वो थी अस्वस्थ बहुत ही, पर उसको उस जमाने का पता था और कहीं तो भी श्रद्धा अपनत्व था, तो इसलिए वो स्वामी जी के हॉल में ले गया, समाधि हॉल में, और वहाँ उसको शशांक आसन करने के लिए लगाया। बोलते गया, मतलब कि अभी अपने को वो रस्सी का फंदा लग गया है ना गले में, वो गले में लग गया है तो वहाँ दर्द दे रहा है अपने को, और दर्द दे रहा है तो वहाँ भी खून पहुँचेगा ना जोर से तो दर्द कम होगा। ये तुमने ये किया था तो अपने सीने में भी बहुत तकलीफ़ हुई है, रीढ़ को भी बहुत तकलीफ़ हुई है, ये सब तकलीफ़ें निकल जाएगी। ऐसा बोलते 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 उसको शशांक आसन करवाया, एक 5, 7, 10 मिनट। और 10 मिनट के बाद में बोलने के लिए लायक लगी। मेरे वह हाथ पाँव की सब कंप, दिल यहाँ धड़कन हो रही थी, वो धड़कन सब समाप्त हो गई और वो बातचीत करने लगी, थोड़ी सी अच्छी शांत हुई। ये शशांक आसन का परिणाम, चमत्कार स्वरी का परिणाम मैंने देखा है। मैंने एक और आदमी देखा शशांक आसन का, वो तो ऐसा विचित्र था, उसको शवासन करने के लिए बताया, हाँ शवासन जैसे करने के लिए बताया, तो मैंने बोला कि आंखें बंद करो, शरीर ढीला छोड़ो। तो एकदम काय म्हटलं, डोळे खोलते हुए गर्दन उठाए, पाँव उठाए और जोर से काय म्हटलं, अरे सो जा सो जा। तो फिर से अपन ने कुछ कहा, तो काय म्हटलं, जो काय म्हटलं ऐसे कहता रहा वो कि अब इसका आसन कौन से, शशांक आसन करने को बताया। तो बोले शशांक आसन में मैं क्या सर लिखूँ क्या? सर, मेरा सर तो हाँ है, सर है, ऐसा बात करता। और इधर पाँव को हाथ लगा, क्या बोले पहले, और पाँव को हाथ लगा, पाँव देखो मन से, तो पाँव ऐसा चित्र विचित्र एक्शंस उसके चालू थे। अब क्या करें, तो फिर से उसको पीठ पर लेटवा दिया और लेटवाने के बाद फिर अलग ढंग से उसकी ट्रीटमेंट की। वो ट्रीटमेंट करने के बाद वो शशांक आसन में भी इतना शांत हो गया कि शशांक आसन 20 मिनट करने के बाद वो LIC का बड़ा अफसर, और 2 दिन में नॉर्मल हो गया। आज उसकी योग में इतनी प्रगति है कि वह षट चक्र भेदन नाम की प्रक्रिया, किसी को बताना नहीं चाहिए ऐसा रहता है, पर वो अब मंडल में आके स्वामी जी को गुरु मानता है, तो उसको वहाँ मैं बैठा रहा चाकर तरीका, तो मुझे भी वो ऐसा रिस्पेक्ट दे देता है। तो बताता रहा कि क्या क्या अनुभव आए हैं उसको, ऐसी विलक्षण प्रगति कर पाया। शशांक आसन ये क्या है ये नहीं बता सकते, पर अप्रतिम आसन है और अस्थमा में उपयोगी है। फिर नींद नहीं आती वो उपयोगी है, डिप्रेशन है उपयोगी है, और कुछ एंग्जाइटी है उपयोगी है, ब्लड प्रेशर में भी संभल के पहले कुछ दूसरे आसन देकर ब्लड प्रेशर में भी उपाय हैं। और मुझे तो बताना मुश्किल हो जाता है, पर अनेक रोगों पर उपयोग हो जाता है। ये उपयोग क्यों होता है ये आज अपन पहले डॉक्टर साहब से जानेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम भी उसका उपयोग अपने वर्गों में पूछ कर अर्थात पहले और कर सकते हैं। तो मैं डॉक्टर साहब से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने को शशांक आसन के बारे में सविस्तर बताएं।
नमस्कार। आज के शशांक आसन, इस आसन की प्रक्रिया के प्रत्यक्ष डिटेल में जाने के बजाय मैंने कल पीछे थोड़ी सी बाजू मैंने कल जो बोला था, नहीं आज थोड़ी बाजू नहीं कल दिक्कत नहीं हो पड़े। मैंने कल जो बताया था कि स्वामी जी के योगमूर्ति की किताब में स्वामी जी ने आसनों का कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है। मैं चाहूँगा कि शशांक आसन का अब सभी लोग करते हैं, वो एक बार आप एनाटॉमी फिजियोलॉजिकल दृष्टिकोण से वो स्वामी जी का जो एक्सप्लेनेशन है उसमें आसन के क्या परिणाम होते हैं दरअसल, तो वो एक्सप्लेनेशन एनाटॉमी फिजियोलॉजी के दृष्टिकोण से हम लोग आज देखेंगे, समझेंगे। और फिर शशांक आसन के क्या परिणाम होते हैं, आप जब खुद शशांक आसन करोगे तो आपके सामने धीरे धीरे वो पर्दा हट ही जाएगा, ना आपको खुद ही को पता चल जाएगा। आपको खुद को मैडम ने कल एक्सपीरियंशियल साइंस करके जिसको डिस्क्राइब किया, तो वो आप खुद अनुभव करेंगे। ये सामने आपके जो स्लाइड है उसमें हमको दिख रहा है कि सामने में एक दिल यानी हृदय है हमारे सामने, और फिर हृदय से अलग अलग धमनियाँ निकल रही है। लाल रंग की जो है वो शुद्ध रक्त कैरी करने वाली रोहिणी है, और फिर नीला जो एक रंग है उसमें उसको नीला कहेंगे हम लोग। नीले रंग वाली जो धमनियाँ है उसको नीला कहेंगे। तो लाल रंग वाली जो वो शुद्ध रक्त ले जा रही है, और शुद्ध रक्त वो बहुत फास्ट ले जाती है, क्योंकि यहाँ पीछे में पंप लगा हुआ है। हार्ट यानी एक पंप है, हार्ट फास्ट फेंकता है ब्लड को, पंप से फेंकता है। और फिर वो नीचे में एक जाली दिख रही है हमको, वो जाली यानी हर ऑर्गन को आप इमेजिन करो, ब्रेन पकड़ो, लीवर पकड़ो और इंटेस्टाइन पकड़ो, जो भी पकड़ना है, तो वो वहाँ पे जाके वैसे जाल बनेगा। जाल में नेचुरली जब जाल हो जाता है, बड़े महामार्ग से अब जब आते हैं तो हम 100 के स्पीड से आए, और बाद में जब छोटी छोटी गलियाँ लगी तो हमारी स्पीड एकदम कम हो गई। तो उसी प्रकार ये छोटी छोटी गलियाँ हैं जो हर ऑर्गन में से गुजरेगी, ठीक है, तो वो उसमें वहाँ पे उसकी स्पीड कम हो जाएगी, और फिर एकदम धीमे स्पीड से वो धीरे धीरे लाल रंग वाली जो है आप देख रहे हैं वो धीरे धीरे फिर नीले रंग की तरफ जा रही। दाहिने हाथ से आप ये इधर से पकड़िए आप, और फिर वो उस तरफ जाते समय वो धीरे धीरे उसका नीला रंग ये बता रहा है कि वो शुद्ध रक्त का इस्तेमाल हो गया अभी हर अवयव में या ऑर्गन में, और फिर वो इस्तेमाल हुआ जो रक्त है वो अशुद्ध हो गया है, तो वो नीला होके वो धीरे धीरे अभी ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है। तो ऊपर चढ़ने की जो स्पीड है उसके पीछे में अभी कोई पंप नहीं है, ओके। जो लाल रंग के पीछे जो पंप लगा हुआ है, लेकिन नीले रंग के पीछे कोई पंप नहीं है, तो वो धीमे 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 गति से ऊपर चढ़ेगा। स्लाइड्स, हाँ, तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड है। हम लोग देख रहे हैं इसमें कि लाल रंग की जो धमनी है या पाइप जो है लाल रंग का, उसकी जो भित्ति का यानी उसका वॉल जो है उसका थिकनेस काफ़ी बड़ा है। ऐसे जाड भिंतीचा पाईप आहे, तो जाड पाईप आहे तो, आणि तो त्याच्यानंतर त्याचं ब्रँचिंग होतं आहे, आणि ब्रँचिंग झाल्यानंतर तो निळ्या रंगाचं जे आहे ते त्याची पातळ भिंत आहे बिलकुल, आणि त्याच्यामध्ये एक भिंत आपल्याला एक वाल्व पण दिसतो आहे समोर। तर हा फास्ट स्ट्रोक इकडनं लाल रंगातून एक फास्ट ब्लडचा फ्लो गेला आतमध्ये, आणि तो तिथे स्लो झाला, त्याचं ब्लड आता अशुद्ध झालं, आणि मग ते हळूहळू हळूहळू आलं। ते इतकं हळू येत आहे की ते परत वापस मागे जाऊ शकतं, वापस मागे जायला नको म्हणून तिथे त्याला तो वाल्व दिला आहे, सो दॅट त्या वाल्वच्या पलीकडे रक्ताचा कॉलम आला की तो मग मागे जाऊ शकणार नाही, वाल्व बंद होऊन जाईल, ओके। दिस इज द मेकॅनिझम। थर्ड, हां नाही एक मिनिट मागे जा जरा, तर आपण नाही परत, हां बस। तर आता एक सिंपल कॉमन सेन्सवाली गोष्ट आहे की ज्याची भिंत पातळ आहे किंवा त्याचा पाईप जो पातळ आहे त्याला आपण थोडंसं प्रेशर देऊन दाबलं तर तो दाबून जाईल, ओके। आणि आपल्याला हा जो लाल रंगाचा जो पाईप आहे हा दाबायचा झाला तर आपल्याला थोडंसं अजून जास्त प्रेशर त्याला द्यावं लागेल, ओके। म्हणजे आपण जेव्हा थोडंसं प्रेशर जेव्हा देऊ तेव्हा ही व्हेन बंद होऊन जाईल, सो दॅट त्या व्हेनच्या आधी जमलेलं जे रक्त आहे ते यायला आडकाठी होऊन जाईल, तर तिथे ते रक्त जास्त प्रमाणात ग्रॅज्युअली हळूहळू, आणि तिकडनं तर रक्त येऊनच राहिलेलं आहे, तर ते ग्रॅज्युअली ते रक्त तिथे जमा होत जाईल, ओके। आणि त्याच्यानंतर समजा आता हे इकडची जी हे याच्या मागचा जर का फोर्स मी वाढवला तर त्या फोर्सनी जास्त प्रमाणामध्ये रक्त तिकडनं जायला लागेल, सो दॅट त्या ऑर्गनमध्ये आपल्याला जास्त रक्त पाठवता येईल। हे फक्त दोन गोष्टी याच्यात समजल्या की आपण पुढच्या स्लाईडकडे जाऊ। पुढच्या स्लाईडमध्ये आपण बघतोय की आता हे ब्रँचिंग होतं आहे, ठीक आहे। तर त्यामुळे हे जो मोठा आपला सुपर हायवे झाला एओर्टा, म्हणजे त्याच्यानंतर छोटासा हायवे, त्यानंतर मग आता आपण मुख्य रस्त्याला चढलो, त्यानंतर मग गल्ली गुल्लीमध्ये शिरलो, असं ग्रॅज्युअली करत 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 मग याच्यातून आता हे व्हेनमधून आपण हे हार्टकडे नेतो आहे, ओके। हे सगळी गोष्ट मी पुन्हा एकदा रिपीट केली। आता पुढची स्लाईड बघू, नाही पुढची स्लाईड तू मागे गेली,
हां बस हां. आता ही जी व्हेन ब्लड घेऊन चाललेली आहे बिलकुल स्लोली, त्याच्यामध्ये आपल्याला व्हॅल्व दिसतो आहे, व्हॅल्व तिथे लिहिला आहे व्हॅल्व क्लोज्ड. आता तो व्हॅल्वला खालून रक्ताचा कॉलम आला, तो वर चढला, तो वरती ढकलला गेला, त्यामुळे तो वरचा कॉलम आता वरचा व्हॅल्व ओपन झालेला है. ओके, ब्लू जो दिखता है, ब्लू कलर जो दिख रहा है आपको, नीचे में वाल्व क्लोज हो गया है, वो ब्लड ऊपर चढ़ गया. आजू बाजू में दो स्नायु दिख रहे हैं, स्नायु के पेशियाँ है, वो स्नायु की पेशियाँ को अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो नेचुरली वो जो कॉलम के ऊपर चढ़ा है वो उसको दबा के उसको ऊपर कर फेंक देंगे वो ब्लड को, और ऊपर फेंकने के बाद में वो ऊपर का वाल्व खुल गया तो वो ब्लड और ऊपर चढ़ेगा. ऐसे यानी आप जितना मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करते जाएंगे उतना उतना ब्लड का फ्लो फास्ट हार्ट की तरफ जाएगा, ताकि गुरुजी ने आज जो बोला था ना सुबह की हमारे काफ मसल्स है ना सीडो हार्ट, जिसको हम लोग एक्चुअली सेकंड हार्ट बोलते हैं. आप जितना काफ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करोगे, मतलब आप जितना चलोगे, ठीक है, तो लोग बोलते हैं ना कि जिनको हृदय की बीमारी है, बीपी की बीमारी है, भाई आप रोज़ मॉर्निंग वॉक को निकलो, क्योंकि ये हार्ट का लोड कम करो, इसका बढ़ाओ, ताकि वो ब्लड इजीली ऊपर ऊपर चढ़ता जाए. नेक्स्ट तो प्रवीण पीपीटी दास, 1 मिनट का थोड़ा सा धीरज रखें, मैं थोड़ा सा एक प्रेजेंटेशन चेंज कर रहा हूँ. गुड, प्रवीण पीपीटी दादा. देखिए सेंटर में हार्ट देखिए कहाँ पर है, आपको जितना भी दिख रहा है केवल हार्ट उसमें दिख रहा है सबको, थोड़ा सा अस्पष्ट है थी डायग्राम. हार्ट आपको दिख रहा है, उसका लोकेशन कहाँ पर है, कहाँ पर वो सिचुएटेड है, कहाँ पर स्थित है, और फिर पूरी वहाँ के पंप से पूरा ब्लड पूरे बॉडी को जा रहा है. अगर आदमी खड़ा है तो नेचुरली बहुत सपाटे से ब्लड नीचे आएगा, और फिर यहाँ से चढ़ने में उसको बड़ी दिक्कत होगी. तो आप चढ़ाने के लिए जितना उसको अपने मसल्स का इस्तेमाल करोगे या पोजीशन का इस्तेमाल करोगे, अगर आपने उल्टी पोजीशन ले ली, जैसे शशांक आसन में शशांक ने अभी पोजीशन ली थी, उनकी पोजीशन, इसमें अभी उसका जो हिप का पोर्शन है थोड़ा ऊपर है और सिर नीचे आ गया है, थोड़ा सा हिप अजून वरती घेऊन घे. अगर कोई आदमी मोटा है या उसका पेल्विक का पोर्शन, स्पेशली औरतों में ये श्रोणी प्रदेश या पेल्विक प्रदेश बड़ा रहता है, तो वो एकदम जैसे शशांक जैसे करता है आसन वैसे हमको नहीं जानते, हमारा पोर्शन थोड़ा ऊपर रहता है. तो ग्रेजुअली विद ग्रेविटी वो अपने आप ब्लड हार्ट की तरफ जाने लगता है. नेक्स्ट येऊन जा वापस. नेक्स्ट पुढे चलो. ये प्रेशर बताते हैं, सबसे ऊपर का जो प्रेशर है वो -90 बता रहा है, और नीचे का जो प्रेशर है वो +90 बता रहा है. नेक्स्ट, हाँ यही वो एक्सप्लेनेशन है कि वेन में से आर्टरी में से ब्लड आया रेड, यहाँ पर वो फैल गया, ये ऑर्गन पकड़ लो आप, जैसे लीवर अगर हमने पकड़ लिया, यकृत, वहाँ पर वो जाली धीमे धीमे ब्लड हो गया, उसमें का आदान प्रदान हो गया, शुद्ध जो चीज़ है ऑक्सीजन न्यूट्रिशन ले लिया सेल ने, हर पेशी ने, और अपनी अपना जो कचरा है वो उसमें डाल दिया, वो कचरा भी धीमे धीमे इकट्ठा होकर ऊपर चढ़ रहा है. नेक्स्ट, मेरे ख्याल से ये तो हमने अभी समझा है. नेक्स्ट, अब ये स्लाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सबसे ऊपर की जो स्लाइड है वो जो हमने अभी तक देखा उसको बता रही है. ब्लड आया, बीच में ब्लू होना शुरू हुआ, और आखिरी में फिर से ब्लू पूरा हो गया और निकल गया. अगर मैंने यहाँ से यहाँ की जो नंबर 2 का जो डायग्राम है, ऊपर से नीचे सेंटर का जो डायग्राम है वो देखिए ज़रा अच्छे से, आप देखो कि ऊपर की जो आर्टरी है यानी रोहिणी है, उसकी तुलना में इसका साइज़ बड़ा हो गया है. अब किसी कारणवश हम लोग ये आर्टरी का साइज़ बड़ा कर पाए, या हमने उसमें ज़्यादा फोर्स लगा के ब्लड अगर फेंक दिया, तो क्या हुआ है, ये जो लीवर का जो ऑर्गन है जो जाली जाली बता रहा है, उसमें आप देखेंगे उसमें लाल रंग का प्रभाव अभी बढ़ गया है, लाल रंग का उसका जो एरिया है वो बढ़ गया है. इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पे आर्टरी में से शुद्ध रक्त ज़्यादा मात्रा में आया. जैसे मैंने शीर्षासन किया तो हम जानते हैं कि शीर्षासन में क्या होता है, ब्लड हमारा ज़्यादा शुद्ध रक्त हमारे सिर की तरफ आता है, ब्रेन की तरफ. तो ब्रेन की हर पेशी को ये शुद्ध रक्त ज़्यादा प्रचुर मात्रा में मिलेगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल स्टेट. ओके, वही परिणाम हमको शरीर संचालन के जो 13 नंबर की स्थिति है उसमें मिलेगा, शशांक आसन में मिलेगा. और जो नीचे झुकने वाली जो भी क्रिया है, जिसमें जो ऊपर का भाग नीचे आ जाता है शरीर का और नीचे का भाग ऊपर उड़ जाता है, तो उसमें
ये आपको परिणाम मिलेगा। उसको बोलेंगे हाई प्रेशर सर्कुलेशन। स्वामी जी ने अपने आसनों के डिस्क्रिप्शन में इसका मेंशन किया है कि ज़्यादा प्रचुर मात्रा में शुद्ध रक्त का वहाँ पे फैलाव होता है, शुद्ध रक्त का सर्कुलेशन, अभिसरण वहाँ पे ज़्यादा होता है। अब नीचे की तीसरी डायग्राम ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसको मैंने एक नाम दिया है बांध प्रमेय, यानी डैम थियरी। ये डैम जैसे इफेक्ट होता है। अब इसमें क्या हो गया कि ये जो वेन है इधर की सबसे नीचे के डायग्राम की, नीले रंग की तरफ देखिए वेन, उसका साइज सिकुड़ गया है। अभी वो ब्लड बाहर जाने के लिए उसको धीरे धीरे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब त्याला आता अडथळा येतोय, जास्त फास्ट ब्लड आता जाऊ शकत नाही। उसकी वजह से क्या हो गया, नीले रंग का प्रभाव बढ़ गया, यानी अशुद्ध रक्त उसमें वो एरिया में ज़्यादा फैला हो गया, उसमें से बाहर नहीं निकल रहा है। तो अभी अशुद्धियों का आदान प्रदान वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में होगा। तो हमारे हर पेशियों में ज़्यादा मात्रा से ज़्यादा मात्रा में जो अशुद्धियाँ निर्माण हो रही है पल पल, ओके, एवरी माइक्रो सेकंड में जो अशुद्धियाँ निर्माण हो रही है बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन। आज सुबह जो जिक्र किया गुरुजी ने मेटाबॉलिज्म, तो जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी की वजह से जो प्रक्रिया हो रही रासायनिक अशुद्धियाँ पैदा हो रही, वो अभी ज़्यादा प्रचुर मात्रा में इसमें घुल मिल रही है। अभी स्वामी जी बताते हैं कि ये अगर डैम मैंने खोल दिया, ओके, डैम के मैंने गेट सडनली खोल दिए, जैसे आपने सर्वांगासन ले ली स्थिति, सर्वांगासन में आपने थायराइड पे बांध लगा दिया, थायराइड के बाहर आने वाला, जैसे ये थायराइड ग्लैंड जहाँ पे जाली है सबसे नीचे में, आपने वहाँ पे सर्वांगासन में जालंधर बंध लगा के वहाँ पे बांध लगा दिया, तो अभी थायराइड में बहुत प्रचुर मात्रा में अशुद्धियों का आदान प्रदान होते जाएगा। थायराइड में जो हार्मोन बना है वो हार्मोन ज़्यादा मात्रा में ये ब्लड में आ जाएगा, और जब ये बांध हम छोड़ेंगे, जब आसन हम छोड़ेंगे, और छोड़ने के बाद में इफ़ यू गो इनटू रिलैक्सिंग पोजीशन, जैसे शवासन बोले, या 1 मिनट के लिए केवल वजन भी ढीला छोड़ दिया हमने, तो प्रचुर मात्रा में ये जो इधर से आने वाला ब्लड है वो एकदम फोर्स से अंदर घुसेगा। इसको स्वामी जी ने बोला है वैक्यूम थियरी। स्वामी जी के किताब में इसका डिस्क्रिप्शन है की वो तिथे पोकळीसारखी स्थिती निर्माण होते। ही पोकळी म्हणजे काय की एकदा तिथून ते अशुद्ध रक्त आणि तिकडून येणारं शुद्ध रक्त लॉट एवढं प्रचंड स्पीडनी त्या अवयवामध्ये घुसतो, म्हणजे तो अवयव पूर्ण धुतला जातो शुद्ध रक्ताने। आधी अशुद्धी आपण जास्त प्रमाणात कलेक्ट केली, आपल्या घरचा खूप सारा एखाद्या दिवशी फंक्शन झालं तो खूप कचरा असतो, मग आपण एखाद्या दिवशी मेहनत करून दुसऱ्या दिवशी आपण तो कचरा पूर्ण येऊन एकत्र करून पूर्ण गाडीत टाकून देतो, सो दॅट अचानक आदल्या दिवशी जो कचरा रात्री जमलेला असतो तो दुसऱ्या दिवशी सकाळी पूर्णच्या पूर्ण लॉटमध्ये चालला जातो। हे 2 इफेक्ट स्वामीजींनी आपल्या पुस्तकात सांगितले, एक तर हाई प्रेशर सर्क्युलेशन या फिर इसमें। अभी शशांकासन की स्थिति ले लो, थोडंसं पेल्विस वर उचलून ठेवशील जरा स्लाइडली। हां, तर या पोझिशनमध्ये आपण बघतोय की काय झालेलं आहे की खाली बांध आपण कुठे लावलेला आहे, आपण पेल्विसला जिथे अँगल करून मांड्या आणि पेल्विस याच्यामधल्या आता वहाँ की जाने वाली जो रक्त धमनियाँ है वो किंक हो गई, वो पाईप जो है वो आता पाईप तिथे दुमडला, त्यामुळे आता खाली रक्त जाणं बंद झालं जवळपास। तिथे शुद्ध रक्त जाणंही बंद झालेलं आहे, तिकडचं अशुद्ध रक्त तर आधीच बंद झालं। शुद्ध रक्त थोडंसं फास्ट थोड्याफार प्रमाणात जाऊ शकतं, याची 2 कारणं आहेत। एक तर त्याच्यामागे पंप लागलेला आहे, तो पंप त्याला फेकून राहिलेला आहे रक्त त्याच्यामध्ये, आणि दुसरी गोष्ट की त्याला कोलॅटरल सर्क्युलेशन असतं, दुसऱ्या रस्त्याने ते जाऊ शकतं। यानी मेन ट्रैफिक अडली तो बाजूच्या आपल्याला डायवर्शंस करता है, डायवर्शनी अपनी गाड़ी जाती, तो वैसे हो रहा है। तो ये नीचे वहाँ पे बांध लग गया है, फिर जो भी ब्लड हार्ट फेंक रहा है वो पेल्विस के पास से वापस आ रहा है। तो ज़्यादा सर्कुलेशन कौन से एरिया में हो रहा है, हमारे पेट में हो रहा है, हमारे सीने में हो रहा है, और अंदर के अंतस्थ सभी अवयवों को फ़ायदा हो रहा है, गर्दन को फ़ायदा हो रहा है, सिर, मस्तिष्क, पूरा चेहरा जहाँ पे सभी ज्ञानेंद्रिय स्थित है, तो ये सभी एरिया को प्रचुर मात्रा में फ़ायदा हो रहा है। वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा मात्रा में, कौन सा ब्लड वहाँ पे ज़्यादा घूम रहा है, शुद्ध रक्त। और जब ये पूरी अपनी पोजीशन छोड़ेगा तो ये जो शुद्ध रक्त ऊपर गया हुआ है तो ग्रेजुअली वापस ही जाता था, शशांक वापस ही आता पोजीशन। अभी ये जो पूरा ब्लड यहाँ पे जमा हुआ है वो फास्ट अभी नीचे उतरेगा, और नीचे उतरने के बाद में यहाँ पे जो पूरा वैक्यूम नीचे में जो बन गया था, जिसमें अब तक कि इट वॉज डिवाइड ऑफ लॉट ऑफ सर्कुलेशन, जो पैर का एरिया है, अभी ये पोजीशन में डिपेंडेंट एरिया जो हो गया है वो पैरों का एरिया हो गया। तो इसकी वजह से यहाँ पर अभी प्रचुर मात्रा में सर्कुलेशन हो रहा है। ये स्वामी जी का डिस्क्रिप्शन है। उसकी वजह से विभिन्न अवयवों पर परिणाम हो रहा है। पेल्विस के प्रदेश में ज़्यादा मात्रा में अच्छे से ब्लड घूम के वहाँ पे तुरंत वापस आ रहा है, तो पेल्विस में हमारे गोनाड्स, और औरतों में गर्भाशय, बाकी सभी लोगों में मूत्राशय, मलाशय, इन अवयवों को अपने आप फ़ायदा हो रहा है। पेट और
सीने यानी धड़ पूर्ण, जो पूरा ट्रंक एरिया बोलते हैं यानी पेट का एरिया और सीने का एरिया, वहाँ पे जितने भी अवयव स्थित है वहाँ का ब्लड, वहाँ का सिक्रीशंस, ये सब ज़्यादा प्रचुर मात्रा में ब्रेन की तरफ पहुँच रहे हैं। ओके, तो ये सब एक्शन की वजह से अलग अलग परिणाम होते हैं और इस टाइप के परिणाम कुछ प्रमाण में वैद्यकीय शास्त्रों ने इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके ये प्रूव किया है कि एक सिंपल कंसेप्ट है, जैसे अगर किसी को हार्ट अटैक आया यार आना यानी क्या हो जाता है, वहाँ पे आर्टरी में ब्लॉक आ जाता है, आर्टरी में ना रोहिणी में, हार्ट में अगर ब्लॉक आ गया, वहाँ पे शुद्ध रक्त अगर नहीं पहुँच रहा है तो ना ऑक्सीजन पहुँच रहा है ना ग्लूकोज पहुँच रहा है, यानी उसका न्यूट्रिशन पूरा ख़त्म हो गया है, उसका खान पान वो सेल को देना आपने बंद कर दिया ताकि वो मर जाए। अगर हार्ट की सेल मर गई, हार्ट की पेशियाँ अगर मर गई तो नेचुरली हार्ट तो पंप है जो 24 घंटा चल रहा है, 1 सेकंड का भी रेस्ट नहीं लेता है, तो वो थोड़ा भी उसको डैमेज हो गया तो नेचुरली सर्कुलेशन बंद हो जाता है। सर्कुलेशन बंद हो गया तो मृत्यु आने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो जहाँ पर ब्लड का सप्लाई कम, वो जो अवयव है वहाँ का फंक्शनिंग डाउन हो जाएगा। ओके, ये सिंपल आइडिया है। जहाँ पर ब्लड का सप्लाई कम, वहाँ का फंक्शनिंग डाउन, शुद्ध रक्त का सप्लाई कम, वहाँ पे वो ऑर्गन डिसफंक्शन यानी उसका फंक्शन बराबर नहीं होगा। इसका दूसरा मतलब क्या है, अगर वो अवयव को हमने ज़्यादा प्रचुर मात्रा में हमने अगर शुद्ध रक्त का सप्लाई किया तो वो नॉर्मल स्टेट से भी ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। ओके, अभी नॉर्मली हमारे अवयव में क्या होता है कि ऑलमोस्ट एक 50-60% तक ही उसका कार्य नॉर्मल चलता है। जैसे हमारी कार रहती घर में खड़ी, तो कार हम लोग शहर में चलाते थे 30, 40, 50 इतनी स्पीड से हम लोग चलाते, कभी कभी 50-55 की स्पीड से। जब हम लोग बाहर निकलते, एक आध बारी बाहर निकलते, उसी वक्त हमारा जो कार का जो रियल टेस्ट होता है वो बाहर में होता है कि कार सही में कितने स्पीड से चल सकती है, तब हमको पता चलता है कि हमारी कार तो 100-150 की स्पीड से भी जा सकती है। इसी प्रकार से हर अवयव का भी फंक्शनिंग होता है। नॉर्मल बॉडी को पता रहता है कि नॉर्मल स्टेट में हमको इतनी एनर्जी कंजम्पशन, इतना ऑर्गन फंक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो उसका फंक्शनिंग एक 50-40% पर लाके बॉडी सेट करके रख देती है। आसनों के अभ्यास से क्या होता है, वो ऑर्गन का आप यू आर यूटिलाइजिंग द फुल पोटेंशियल ऑफ द ऑर्गन, उसमें जितनी क्षमता है वो पूरी की पूरी क्षमता आप दाव पे लगा देते हैं। और वो एक्सरसाइज की वजह से वो ऑर्गन का पूरा सकाळी सगळ्या पुढे गाड्या बिड्या घरबीर धुवून काढल्यानंतर जेवढं शुद्ध घर दिसेल तुमचं, तेवढं शुद्ध अवयव हे सगळे या सकाळच्या योगाभ्यासाने तुमचे होतात, सो दॅट दिवसभर तुम्हाला त्याचा फ्रेशनेस जाणवत राहतो। हा अनुभव सगळ्यांना आहे की बाकी व्यायाम केला आणि आसनं केल्यानंतर जो शुद्ध आणि जो प्रफुल्लितपणा जो आपला असतो त्याचा जो अनुभव हा सगळ्यांचा, आणि त्याच्यामध्ये देर आर नो टू ओपिनियन्स की ते असं होत नाही बा म्हणून। त्यामुळे इवन रोगी व्यक्तीला देखील यू मेक हिज ऑर्गन्स वर्क बाय जस्ट सिंपली मेकिंग सम पोजिशंस, स्टे इन दैट पोजिशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्वामी जी ने लिखा है कि वो आसन की पोजिशन में फ़ायदा तभी मिलेगा, कधी कधी रुग्ण थोडीशी मायूस होऊन जातात की आम्हाला अजून फायदा नाही झाला, कारण की त्यांच्यामध्ये धीर नसतो तेवढा। तो धीर ठेवून तुम्ही आसनाच्या पोझिशन्स मेंटेन केल्या, गुरुजी सांगतात की कमीत कमी 7 मिनटं करा, तेव्हा कुठे हे चेंजेस त्याच्यामध्ये व्हायला लागतात। दिस इज द मेडिकल एक्सप्लेनेशन। याच्यापेक्षा जास्ती डिटेलमध्ये जाणं मला असं वाटतं विच विल बी टॅक्सिंग। ओके, थँक्यू। नाही, ते तुमच्या एक्सप्लेनेशन करता केलं, नेमकी स्थिती तर तुम्हाला जशी जमेल तशी घ्या, म्हणजे आपण ते तर गुरुजी त्याच्यातले एक्सपर्ट आहे, पण तुमचे म्हणजे आयडियली तुमचं पूर्ण माथा टेकायला पाहिजे त्यामध्ये। आता सुरुवातीला नाही टेकला तर आपण कमी केलं तर गुरुजी त्याच्यामध्ये आपले हे जे आसनांच्या क्रिया गुरुजींनी सोप्या केलेल्या आहेत ना, की मग तुम्ही हे मंडूकासन टाईपचं करा, हे त्याच करता केलेलं आहे की रुग्ण तसं नाही करू शकणार ना। जो माणसाला ऑलरेडी दुखणं आहे त्याला तुम्ही आसनं नॉर्मल आपण इतक्या वर्षापासून आपल्यालाच जमत नाही, तर त्या पेशंटला काय जमणार आहे। त्यामुळे त्याच्याकरता सोप्या क्रिया त्याच्याने पण परिणाम होतात, मी इतके चांगले परिणाम होतात की नंतर चांगले तो आसनं करायला लागतात। आणि हे माझ्या आता काही डॉक्टर मित्रांच्या बाबतीत झालं, मी तुम्हाला त्याची उदाहरणं पण नंतर देऊ शकेल, आज वेळ नाही तेवढा। हां गुरुजी, शशांकासन नाही जमत, लठ्ठ माणूस आहे हा, लठ्ठ आहे समजायचं बरं का। आता नाही जमत आहे, मग हा कसा लठ्ठ माणूस चालला हात समोर घेत वर एवढाच माणसं येईल ना, माणसं येईल का ना, एवढंच येतं त्याला, येतं ना एवढंच। मग आता त्याला सांगतो की हात ढिले सोड, जाऊ दे समोर, नाही होत का, बरं आता कर, डाव्या हाताची मूठ कर,
त्याच्यावर हात ठेवता येतो का? डोकं टेकतं का? नाही टेकत. बरं, डाव्या हाताचा अंगठा काढ, उजव्या हाताच्या मुठीत पकड, दोन्ही अंगठी मुठी एकमेकावर ठेव, त्यावर कपाळ ठेव, हे समोर सरको आणि झोप. पाठ कंबर सैल करत, पोट सैल करत, हेही जमत नाही, बिलकुल नाही जमत. मग हात समोर घे रे बाबा आणि डोकं लाव आणि उठू दे पुठ्ठे कर बाबा असा. हेच सांगतो ना तू, हे सगळे उपाय. पण शशांकासन काय आहे ते समजून घ्यायचं. उपाय 100 सांगता येतील, आपण आसन नेहमी सोपं करतो. त्यामुळे मूळ समजून घ्यायचं आणि मग त्याच्यावर पलीकडे काय काय करता येईल की त्याला तो इम्पॅक्ट देता येईल. पण असली आसन हेच आहे आणि ह्याचाच इम्पॅक्ट सगळ्यात जास्त होतो. कारण ह्याच्यामध्ये आत्ता यांनी सांगितल्याप्रमाणे, स्वामींच्या पुस्तकाचा उल्लेख केल्याप्रमाणे, पायाकडे जाणारं सगळं रक्त बंद होतं, पूर्ण जांघेपासूनच बंद होऊन जातं. पोट इतकं दबतं की पोटाकडे जाणारंही रक्त खूपसं बंद होतं आणि त्यामुळे डोक्याकडे जास्त रक्ताचा पुरवठा राहिलेला असतो. आत्ता जे सांगितलं ते इथे लागू पडतं. आणि मुख्य हा भाग जो आहे कपाळाचा, इथेच सगळं मन आहे. ह्या एवढ्या भागातच हे मनाचे सगळे केंद्र आहेत असं म्हटलं जातं. तर त्यामुळे त्या मनाच्या केंद्रांवर परिणाम करणारं हे आसन होतं आणि म्हणून हे करायचं. ह्याच्यामध्ये त्याच वेळेला हार्टला वगैरेसुद्धा रक्त खूप जोरजोराने मिळत राहतं, प्रचंड प्रमाणावर मिळत राहतं. आणि त्यामुळे जेवढे हार्ट अटॅक आलेले आहेत, खास करून अँजिओग्राफी झालेली आहे आणि औषधं पहिले ॲडमिट होऊन आलेले आहेत, त्या सगळ्यांना ब्लड प्रेशर नसेल तर हे शशांक आसनच सांगितलं जातं. आणि या शशांक आसनाने साधारणपणे हार्ट अटॅकचे प्रमाण 99% आणि संपून जातात. जे काही कारणं असतील ती 99% समजतं. आता हे डॉक्टर लोकांनी याचा रिसर्च केला पाहिजे. अनुभवातून सांगतो की हे शशांक आसन हार्टवर इतकं उपयोगी आहे, खूप प्रचंड प्रमाणावर उपयोगी आहे. तर त्यामुळे हा प्रश्न जो येतो तेवढं लक्षात ठेवायचं की अनेक प्रकार असतात, त्याच्यामध्ये सोपं करत जायचं असतं. पण मूळ लक्षात ठेवायचं आणि तेच करायला पाहिजे. आता हे जमत नाही तर मग बरेचदा ह्याच्यामध्ये दोन आपलं पोटली आणि मांडी ह्याच्यामध्ये एक उशी ठेवायला सांगतो. उशी ठेवली की थोडंसं जमू लागतं. मग असे उपाय खूप करायचे असतात. फक्त ते आपलं उपचाराचं डोकं खूप मोकळं ठेवून आणि याला कसा फायदा होईल याकडे लक्ष दिलं की मग हे प्रश्न उद्भवत नाहीत. एवढं लक्ष. आज आपण शशांकासन संपलं. उठा. शशांकासनाविषयी परत आठवण करून देणार आहे की शशांकासन केल्यानंतर 5 मिनटं तरी डोळे न उघडता बसलंच पाहिजे. मला कसं वाटतं आहे हे पाहिलंच पाहिजे. नाही तर नदीवर जायचं, घागर भरून घ्यायची आणि मग डोक्यावर ठेवताना उलटी ठेवायची, म्हणजे पाणी सगळं निघून जाणार. डोळे उघडले म्हणजे घागर उलटी ठेवणं आहे. शशांकासनाचा फायदा दिसत नाही. तो का नाही दिसत याचं अजून रिसर्च व्हायचं आहे मला वाटतं. डॉक्टर झाला का? त्याचा उसका रिसर्च होने का है तो वो बाद में पता चलेगा. पर मुख्यतः मन जो रहता है, ये बीमारियाँ सब मन की है. अभी मन बहुत प्रसन्न रहता है. कम से कम 5 मिनट यानी देवाची है द्वारी उभा क्षण भरी तेने साधिएला मुक्तिचारी. ऐसा 5 मिनट तो शांत बैठो, खुद को देखते हुए कैसा प्रसन्न लग रहा है. और ये प्रसन्नता फिर 24 घंटे हमको आनंद देती है, बीमारी से छुटकारा देती है. ऐसा मेरा उसका एक्सप्लेनेशन है क्यों 5 मिनट बंद करके रखना. पर इसका साइंटिफिक आने का है अभी. और देता ही क्या है, देव ना. नहीं, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन एक्चुअली क्या है कि मन और शरीर ये दोनों बोले तो दोनों अलग है. बोले तो दोनों एक ही कंटिन्यूएशन का दो स्पेक्ट्रम के 2 हिस्से अपन पकड़ सकते हैं. एक तरफ शरीर है और एक तरफ मन है. दोनों का एक दूसरे से मिक्सचर ज़रूर है, लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग है.
ओके, आपल्या शास्त्राप्रमाणे म्हणजे स्क्रिप्चर्सप्रमाणे दोन्ही वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. म्हणजे मन हे टोटली डिफरंट आहे आणि शरीर हे टोटली डिफरंट आहे, पण दोघांचं कनेक्शन जरूर आहे. और वो कनेक्टिंग सबसे इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे ब्रेन. और मनाचे जे कुठले परिणाम ब्रेनवर होतात ते काही विशिष्ट त्याचे पेशींवर परिणाम मनाचे होतात. थोडंसं फिजिक्सच्या लेवलला जर का गेलं तर थोडं क्वांटम फिजिक्सच्या लेवलच्याही पलीकडे जाऊन तसे ग्रॅज्युअल परिणाम ते क्वांटम लेवलवर पहिले होतात. क्वांटम लेवलच्या फिजिक्सवरचे ते परिणाम व्हिजिबल पार्टिकल लेवलच्या फिजिक्सवर पहिले होतात. तसं फिजिक्स म्हणजे या पदार्थ विज्ञानावरती ग्रॅज्युअली परिणाम व्हायला लागतात आणि त्याच्यानंतर मग कुठे ब्रेनचे जे काही केमिकल्स असतात त्याला आम्ही म्हणतो न्यूरो ट्रान्समिटर्स. तुम्ही कधी कधी पेपरमध्ये वाचायला गोष्टी आजकाल येतात. पेपर टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये तर मला असं वाटतं की कधी कधी म्हणजे आमचे मेडिकल टेक्स्टबुकच छापतो विकतो का काय, तर इतकं ते जास्त क्लिष्ट नॉलेज छापायला लागतात. तर काही न्यूरो ट्रान्समिटरचे नाव आहेत, गाबा, सिरोटोनिन वगैरे. गुरुजी पण कधी वापरतात, ॲड्रेनालिन, डोपॅमिन वगैरे असे वगैरे नावं. तर या केमिकलच्याद्वारे मनातले हे परिणाम हे व्हायला लागतात. तर तुम्ही डोळे उघडल्यानंतर मनाला ताबडतोब बाहेरचं आउटपुट मिळणं जर का सुरू झालं तर ते तुम्ही गुरुजी तेच म्हणतात की मनाला तुम्ही आता आसन 10 मिनटं केलं, 5 मिनटं केलं, त्याचे परिणाम होऊ द्या. आता मनाचे ते परिणाम झिरपू द्या आतमध्ये. लेट दी इफेक्ट पर्कोलेट इन टू द डीपेस्ट लेवल ऑफ द सेल. ओके, तर त्याच्याकरता म्हणून तुम्हाला हे शांतपणे बसून राहणं हे आवश्यक आहे. द मोमेंट यू ओपन युअर आईज अँड टेक द एक्सटर्नल फिडिंग इनसाईड, तर ग्रॅज्युअली तुमचं मन परत विचलित व्हायला सुरुवात होईल. एखादं तुमच्या डोळे उघडल्यासमोर काही विदारक दृष्ट दिसलं तर एवढा केलेलं सगळं काहीतरी हेच वाया जाईल तुमचा पूर्ण इफेक्ट. त्याचा इफेक्ट येणार नाही. दॅट इज द रिझन. अब यहाँ सवाल भी महिलाओं ने पूछा और महिलाओं की भी एक्टिविटी यहाँ ये सब संभाल रहे हैं महिलाएं. वहाँ बैठी है लड़कियाँ, यहाँ सवाल पूछ रहे महिला और प्रार्थना कह रहे महिला, ईश्वर प्रणिधान कह रहे महिला. तो बीमारी क्यों नहीं महिला की समझे. आज हम पीठ के रीढ़ की बीमारियाँ लेने वाले थे, पर मैंने सोचा कि महिलाओं का आज लेडीज़ फर्स्ट वाला क्यों ना लें. और यह लेडीज़ फर्स्ट में आज के ज़माने में महिलाओं को सबसे अधिक जो बीमारी होती है, बहुत ज़्यादा हो रही है, वह है थायराइड की. हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं उसको. और फिर उसमें शायद बाकी डॉक्टर फिर से उस पर बताएंगे आपको, पर उसमें चालू हो जाता है, भूख नहीं लगती, बिल्कुल भूख बंद हो जाती है. पर वज़न क्यों बढ़ता है पता नहीं, वज़न खूब बढ़ता है. पानी पिया तो भी उसकी चर्बी होती है क्या क्या पता नहीं, पर बहुत वज़न बढ़ता है. 40-45 किलो वज़न वाली महिलाएं और बॉक्स जैसे किंग कॉन्ग बन जाती है. हमारे बचपन में कुश्ती खेलने वाला सबसे बड़ा पहलवान किंग कॉन्ग था, और उसके रोटी खाने की वगैरह बहुत वर्णन आते रहे कि वो नाश्ते में ऐसे डिगा 25-50 रोटियां खा रहा है और दूध की ऐसे 4-4 चर्बी वहाँ चर्बी रखी है वो पी रहा है. ऐसे खूब मज़ा दिखाते रहे. हमें याद है बचपन में किंग कॉन्ग. उसके बाद में दारा सिंह था, ये फ्लैश गार्डन थे. तो ये जो किंग कॉन्ग है, ये किंग कॉन्ग बन जाती है महिलाएं. अब किंग कॉन्ग में ताकत खूब थी, ये महिलाओं में शून्य ताकत हो जाती है. यानी थोड़ा सा भी काम करने को जाओ तो हांफने लगती है, नींद बराबर बिल्कुल नहीं आती, नैराश्य नहीं रहता, पर मन बहुत उदास हो जाता है, शून्य मनस्क हो जाते हैं. नैराश्य नहीं रहता पर शून्य मनस्क हो जाते हैं. बुद्धि काम नहीं करती, सभी चीज़ें अपने एकदम बिगड़ जाता है हाइपोथायराइड में. ऐसा मैंने गए 20-25 साल में जो हाइपोथायराइड के पेशेंट देखे हैं, उसमें जो बताया वो बताया. इसकी वास्तव में जो कुछ परिणाम है, लक्षण है, ये डॉक्टर साहब अपने को बताएंगे. पर ये बीमारी पर अब क्या बताना चाहिए, ये बहुत मुश्किल है, समझना भी मुश्किल है. अभी जैसे बताया कि सर्वांगासन में उसका परिणाम होता है थायराइड पर, और वो इसलिए सर्वांगासन ज़्यादा देर करना चाहिए, ऐसा जो बताया. ये महिलाएं सर्वांगासन कर ही नहीं सकती. वो ऐसे मोटे रहते हैं
कि पाँव भी तो नहीं उठता, फिर बाकी शरीर क्या उठेगा, इम्पॉसिबल हो जाता है। और बाकी इधर में काम करने के लिए जैसे अभी खूब ऐसे जालंधर बंदर लगा लगा के और किया, क्या बोलते उसको, शशांकासन शरीर की स्थिति, तो भी कुछ नहीं होता, मैंने नहीं होता है। व्याघ्रासन सिंहासन कर लिया तो हो जाएगा क्या, नहीं होता है। मान लीजिए व्यायाम करा, नहीं होता है। एक स्वामी जी की कृपा से मालूम नहीं एक कहाँ से आया, किंतु एक आसन इसमें आ गया। बहुत नया नाम देना पड़ा उसको, माने तो व्यायाम मंडा इतना होता, काय इतना होता, पर वो दिखा एक बार ब्रह्मदेव के बारे में एक ऐसा मुख सामने दिखता है, एक इधर दिखता है और एक इधर दिखता है। तो ब्रह्मदेव का आसन क्यों नहीं कहें इसको, ये विश्व का निर्माण करने वाला भगवान ब्रह्मदेव और संपूर्ण मानव जाति का भी निर्माण करने वाले जो है महिलाएं, वो भी ब्रह्मदेव के ही उपमा दे सकते हैं उनको। तो उनके लिए कोई आसन बनाए, ऐसा सूझ गया और उस दिन से उसका नाम ब्रह्म मुद्रा यह नाम निकला। और यह आसन बड़ा विलक्षण है, उस बहुत विलक्षण आसन है ब्रह्म मुद्रा। करना कुछ नहीं और सब पाना है। मैंने वो एक गाना आता है, ना ही खर्चली कौड़ी रमली, ना ही वेचला दाम, और बाद में आता है कि भाई हरिनामाचा प्रत्येक श्वास आणि प्रश्वासाला हरिनामाचा आणि मी जप केलेला आहे आणि तोच खरा त्या नामाचा मी विकत घेतला श्याम। ऐसा भाई गीत आता है, बिल्कुल वैसा ही यह ब्रह्म मुद्रा में होता है। अभी देखो ब्रह्म मुद्रा यानी क्या, पीठ करो। प्रश्न आलेला, एखाद्या पेशंटची बायपास सर्जरी झाली असेल तर शशांकासन केव्हा सुरू हाँ तो सांगू अपन नंतर, आता है पहले यही हो दो। तो ब्रह्म मुद्रा के लिए ये क्यों सूझा है ये अभी भी नहीं बता सकते, और इसका उपयोग होता है ये क्या, ये डॉक्टर बता सकते हैं। तो अपनी गर्दन और सर मिलता है, वहाँ एक खड्डा है। ये खड्डे में क्या है कि अपनी रीढ़ की सबसे बड़ी हड्डी, पहली हड्डी सबसे ऊपर वाली, उसके ऊपर ऐसा मस्तिष्क की खोपड़ी ये रख ली है, उसके ऊपर पहले हड्डी के ऊपर, पहले हड्डी को छेद है ऊपर में, पर वहाँ ऐसे अंदर में फंसा दी है, ऐसा फंस दिया, ऐसा फंस दिया है वो पहले हड्डी पे। और ऐसी फटी हुई फंसी हुई चीज़ में और सहज रूप से वो रोटेट हो सकती है। वो जो जगह है वो वहाँ है, और वहाँ जगह का उपयोग ब्रह्म मुद्रा में किया है। यानी वो करते समय क्या किया कि एक बार फिर से हाथ लगा दिया उसको, और ये हाथ लगाने के बाद केवल खोपड़ी, कैसी है खोपड़ी, ये देखो यहाँ से खोपड़ी चालू होती है, ये ठुड्डी को हाथ लगाया, ये खोपड़ी का भाग है, ऊपर में सब खोपड़ी है, कान के पीछे में जा रही है, ये कान के पीछे में भी वो आ रही है, और फिर वो खड्डे में पहुँची। ये देखा अपन में सब में, इसके ऊपर में जो है खोपड़ी है वो रखी है उस पर, और वो जो रखी हुई खोपड़ी है वही केवल हिलाना, दाहिनी तरफ मरोड़ना उसको धीरे धीरे। मरोड़ते समय वो ठुड्डी अभी जैसे क्षितिज समांतर है वैसी ही रहनी चाहिए, गर्दन नीचे नहीं जानी चाहिए, ऊपर नहीं जानी चाहिए, एकदम क्षितिज समांतर वो घूमेगी ऐसी। ये देखिए ये जा रही, धीरे धीरे जा रही, इनकी अभी जा रही है धीरे, और थोड़ा सा प्रयास करेंगे। वो करते समय गर्दन, ये अपना कंठ दिख रहा है, कंठ बिल्कुल सामने में रहना चाहिए, ये गर्दन इधर या इधर नहीं जानी चाहिए, यहाँ कोई ऐसा सूजन नहीं आनी चाहिए, कंधे हिलने नहीं चाहिए, सीना अपनी दिशा इतनी भी नहीं बदलेगी, कमर तो छोड़ दीजिए, कमर भी नहीं बदलेगी, केवल और केवल मस्तिष्क जा रहा है। थोड़ा सा आ गया, अभी नहीं आ रहा था तो इन्होंने रुककर गर्दन और कंधे ढीले छोड़ दिए, और थोड़ा सा प्रयास किया, फिर से नहीं आया तो और गर्दन, कंधे, रीढ़, पीठ, कमर, अभी सीधे बैठे थे अब ढीला हो गया बिल्कुल,
और देखा तो आता है, थोड़ा सा आता है, हो सकता है ठुड्डी खंबे के सीट तक आ जावे, एकदम नहीं आएगी, इतना प्ले रहता ही नहीं है, बहुत कम प्ले रहता है उसमें हिलने की, पर वो हिलता है जितना, और ये हिल गए हैं, अब इतना ही आ गया है इनको, अब ये सीधे बैठे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण है, अब ऐसे बैठे रहना, और बैठे बैठे श्वास अंदर जाती है, बाहर आती है, अंदर अभी ये इनका मस्तिष्क दाहिनी तरफ और घुमाया है, मरोड़ा है, तो ये जो है यहाँ का स्नायु, ये स्नायु का कॉन्ट्रैक्शन हो गया है, और इसके कारण इधर का जो श्वास लेने का आसानी से जाता होगा वो अभी बंद हो गया है, उसमें प्रेशर आ गया है, बंद नहीं हुआ, प्रेशर आया है। तो इसलिए हवा तो ऐसी जहाँ जगह मिले वहाँ से घुसती है। अब यहाँ रोका है तो वो झगड़ते थोड़ी बैठे, मेरा मार्ग है, मैं तो यहीं से जाऊँगी, नहीं बोलते, ठीक है इधर आए ना रास्ता, इधर जा तुम्हें, और यहाँ से जाती है, और यहाँ जाती है तो ये जो कंठ है, कंठ के नीचे में थायराइड ग्लैंड चिपकी हुई है, और वो थायराइड ग्लैंड को अंदर जाने वाली हवा और बाहर आने वाली हवा वहाँ स्पर्श करते हुए जाती है। मन अंदर में रखना वो स्पर्श की जगह, और बैठे रहना, ये कम से कम 20 मिनट बैठना है इसमें, ऐसा 5 मिनट, 20 मिनट नहीं, 5 मिनट बैठना है इसमें, 5 मिनट बैठे रहना है वो हवा का स्पर्श देखते हुए। 5 मिनट के बाद फिर वापस आना, फिर इधर के बाजू में वही करना बाईं तरफ, और बाईं तरफ गए तो यहाँ का जो स्नायु है वो दब जाता है, उसका कुछ आकुंचन हो जाता है, तो यहाँ से हवा जाने के लिए तकलीफ होती होगी, यहाँ से जाता ज़रूर है, और यहाँ स्पर्श ज़रूर महसूस होता है। मैं बोल रहा हूँ वो होता है कि नहीं मुझे साइंस नहीं पता, किंतु यहाँ स्पर्श हवा का होता है। अब यहाँ भी थायराइड का आधा हिस्सा है, उसको स्पर्श होता है, उसके तरफ देखते हुए मन लगाते हुए बैठे रहना 5 मिनट, फिर से वो जगह पे आ जाना। एक बार हुआ ये 10 मिनट में, फिर से दोबारा वही करना, फिर तिबारा करना, 4 बार, 5 बार, कम से कम 50 मिनट रोज़ होना चाहिए ये। एक दिन भी नागा ना हो, सुबह नहीं कर पाते हैं, शाम को करो खाली पेट, पर एक दिन नागा नहीं चलेगा, बिल्कुल नागा नहीं चलता इसमें। और 21 दिन लगातार करते हैं। अब ये 21 का क्या संबंध है ये भी नहीं पता मुझे, पर 21 दिन करने के बाद ये जो वजन, यानी पानी पिया तो वजन बढ़ता है, इतना विचित्र ये बीमारी की स्वरूप है, पर ये जो वजन बढ़ने की प्रक्रिया है यह रुक जाती है नहीं। एक की 21 दिन में कम से कम 1 किलो वज़न कम हो जाता है। मालूम नहीं कैसा रिवर्स प्रोसेस चालू हो जाती है, यानी थायराइड की बीमारी शायद हाइपोथायराइड की ख़त्म हो गई क्या 21 दिन में, ऐसा ही भास होता है। ये पहला आसन नहीं, ये कैसे काम करता है ये तो नहीं पता मुझे, पर तो काम 100% करता है। आज तक जितने थायराइड के और महिला पेशेंट आए हैं सबको इसका उपयोग हुआ है। हो सकता है जिनके 15-15 साल से थायराइड की बीमारी है उनको 21 दिन में नहीं पता चलता है, और 21 दिन और 1 आध महीना 1.5 महीना और करना पड़ता है, पर परिणाम होता है। नहीं हुआ इससे परिणाम तो इसके साथ उस स्थिति में ओंकार जाप करवाते हैं तो उससे होता है, पर परिणाम होता है। ये सूर्य प्रकाश इतना सत्य है, और यह अनुभव बहुत बड़े पैमाने में लिया हुआ है। और यहाँ जितने अभी यहाँ तो यवतमाल के आए हैं, और वहाँ शिविर हुआ था, अमरावती में भी शिविर हुआ था, बड़े बड़े शिविर योगाभ्यास मंडल रामनगर में भी हुए, एक स्नेह नगर में शिविर हुआ था थायराइड का। हर एक का अनुभव यही है कि हमें फ़ायदा हुआ। तो ये क्यों होता है ये नहीं पता। ये एक करने के बाद 21 दिन के बाद फिर सिंह मुद्रा करते हैं। अब ब्रह्म मुद्रा नाम दिया तो सिंह मुद्रा, यानी यमक साधायचं, आपण सिंहासन म्हणतो पण मुद्रा म्हटलं म्हणजे जरा ठोस वाटतं जरा, म्हणून त्याला आता इसको सिंह मुद्रा करते हैं। ये ऐसे सादी पालथी डाले हैं, दोनों हाथ थोड़े से सामने ले लिए हैं, और हाथों पे जोर देते हुए पुट्ठे उठा लिए हैं। पाँव की वो जो क्रॉस है वो क्रॉस ही रखा है, ये देखो ऐसे ही पाँव चाहिए, वो
टखने के पास में एक दूसरे पे और रखे तो उसमें बैठे तो बहुत दुखता है, दुखने दो। हाथ सामने घुटनों में रखो, उंगलियां खूब खोल के रखो, हाथ कोहनी में सीधे रखो, पेट खूब अंदर खींच लो, कमर सामने ढकेल लो, कंधे पीछे ले लो और फिर मुंह खोलो आ करने कहने के लिए, और जीभ खूब बाहर निकालो कि जीभ का छोर यहाँ ठुड्डी पे लग जाए, और फिर ठुड्डी कंठकूप में लगा लो गर्दन का संकोच करते हुए, और आँखों से दोनों भावों को देखते रहो और रुको, इसमें रुके रहो। इसमें भी कम से कम 2 मिनट रुकना है, कम से कम, और ये भी 4-5 बार करना चाहिए, होना चाहिए। सिंह मुद्रा, फिर सिंह मुद्रा के बाद में कुछ दिन ये, पर देखिए ब्रह्म मुद्रा अभी 50 मिनट की ही चालू है, सिंह मुद्रा और बढ़ गई है 10-15 मिनट, 20 मिनट, 1.25 घंटा रोज होना चाहिए अभ्यास, अभी इतना हो गया है। फिर तीसरा आसन आता है इसके बाद में, और तीसरा आसन यानी व्याघ्र मुद्रा आती है। केवल सादा बैठे हैं, हाथ सामने रखे हैं घुटनों के आजू बाजू में, उसमें उंगलियां फैला के रखी ही है, पेट सामने ढकेल दिया है, कंधे पीछे में है, और आ कहा, आ मुंह खोला, और बाद में होठों को कान के तरफ खींच रहे हैं, गालों को भी कान के तरफ खींच रहे हैं। उस समय ये जीभ जरा ऐसी ऊपर जाती है और उसका संकोच होकर अंदर जाती है, पर जीभ का छोर सामने में रहता है, जीभ उल्टी नहीं किए जाते, अंदर में खींचना भी नहीं, वो आपो खींची जाती है। इसको भी 2-2 मिनट करना है, 4-5 बार। यह 3 आसन करते हैं तो हम लोग इस बीमारी से मुक्ति पा लेते हैं। इसके बाद में फिर सर्वांगासन, विपरीत करनी, ये सब चालू कर सकते हैं, और 101% शशांक, कौन सा बीमारी, हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी, बिना दवाई से बाद में दवाई भी छूट जाती है पूरी। ये कहते हैं एक बार दवाई चालू हो गई हाइपरथायराइडिज्म में तो बंद नहीं होती कभी, पर यहाँ लोग अभी होंगे भी जो बताएंगे कि हमारी दवाई तो छूट गई है। ऐसा एक ये बीमारी के बारे में डॉक्टर बताएंगे। उसके पहले वो कहाँ गई चिट्ठी, एक कुछ सवाल आया है बोलते, अब सवाल हाँ एखाद्या पेशंटची बायपास सर्जरी झाली असेल तर शशांकासन केव्हा सुरू करावे आणि किती वेळा करावे? हाँ, अभी एक सवाल है, एखाद्या पेशंटची बायपास सर्जरी झाली असेल तर तो शशांकासन करू शकतो का? करू शकतो तर केव्हा करू शकतो आणि मग केव्हा करू शकतो तर ठीक आहे, सांगा तुम्ही, पण किती वेळ करायचं? तुमचं तर शशांकासन 20-20 मिनटं म्हणता तुम्ही, आम्ही किती करायचं? असा विचित्र प्रश्न आहे, पण त्याचं उत्तर काय देऊ मी? उत्तर हे देतो आहे की बायपास सर्जरी झाली तर आजकाल तर बायपास काहीतरी वेगळं झालं आहे, परंतु मला जे माहिती होतं बायपासमध्ये की बायपास करताना या इथे एक स्टर्नम नावाचं एक हाड आहे, ह्या हाडाला सगळे आणि फासळ्या जुळलेल्या आहेत, तर ह्या फासळ्या कापतात आणि ह्या कापून मग आतमध्ये हार्टचं ऑपरेशन करत होते, एक नळी जोडून देत होते कोणती तरी, तुमच्या पायाची कापून आणि इथे लावायची, हाताची कापून पायाची नाही मिळाली तर कुठून तरी कापाकापी करून तिथे लावतच होते बायपास, आणि ते चालत होतं बायपासवालं, आणि मग ते इथे परत शिवून टाकत होते, हे हाडं जोडून टाकत होते, त्या हाडाचे तारासुद्धा तुमच्या हाताला लागत होत्या, आणि मग काही वेळा आणखी काहीतरी गडबड व्हायची, तर हे जवळपास इकडचे हाडं जुळणं सगळ्या, कारण इथे खूप हाडं असतात, ही एका बाजूने कापतात, दोन्ही बाजूने नाही कापत, नाही ना, एकाच बाजूने ना, हां, कुठून, तर ती वेळ खूप लागतो, 3-3 महिने काही करता येत नाही, उगाच काही करायचं नाही, 3 महिन्यानंतर शशांकासन एकदम चालू करायचं नाही, त्याच्यासाठी ट्रीटमेंट घ्यायची. एक लक्षात ठेवायचं, शशांकासन सांगितलं म्हणून आता आम्ही शशांकासनाचाच फक्त विचार करू नाही, मग तुम्हाला पहिले ते ऑपरेशन केल्यामुळे इकडच्या स्नायूंवर किती परिणाम झालेला असतो, ते ऑपरेशन केल्यानंतर मग इकडचे छातीचे स्नायू नाही हलवता आहेत, खांदे नाही नीट हलवता आहेत, ते थोडंसं वाकलं तर इथे आग काय होते या छातीजवळ, खूप गोष्टी होतात, त्या जो हा बायपासवाला आहे तो सांगेल. तर हे सगळं दूर करावं लागतं ते,
पहिले, मग त्याला हळूहळू हळूहळू वेगवेगळे आसनं सांगून त्याचे ही सगळे जितना उसको ये तकलीफ़ें हैं ये सब निकालना पड़ता है। उसके बाद में जाकर फिर शशांक आसन बताते हैं, ये बहुत देर लगता है। इसलिए ये सवाल में इतना रस नहीं है। और बाद में 20 मिनट शशांक आसन करना ही है, ये तो सही है, उसके सिवा परिणाम ही नहीं होता, ये पक्का याद करना है। अभी ये जो बताया मैंने अभी ब्रह्म मुद्रा, उसके बारे में भी डॉक्टर साहब कुछ बताते हैं, और बाकी तो तीनों आसन के बारे में बताएंगे, पर ब्रह्म मुद्रा के बारे में सुनेंगे। ब्रह्ममुद्रा घेऊन घे. याचं जरा एक्सप्लेनेशन डिफिकल्ट आहे आणि ते समजायला तर म्हणजे ऑलमोस्ट जवळपास कठीण आहे. कारण की कारण की इथली जी शरीर रचना है, यहाँ की जो शरीर रचना है, ये गलेट, लैरिंग्स, थायराइड, उसके पीछे की श्वास नलिका, ठीक है, और उसके श्वास नलिका के आगे जो एक छोटी सी हड्डी होती है लैरिंग्स, मैंने स्वरयंत्र की हड्डी, और उसके स्वरयंत्र की उसकी हड्डी के ऊपर में एग्जैक्टली बैठी हुई तितली के समान दिखने वाली थायराइड की ग्रंथि. तितली को 2 पंख रहेंगे. तुम्हाला दाखवण्याकरता तर रेकॉर्डिंगचं माईक आहे, मला तसा आवाज ऐकू येतो का सगळ्यांना? बरं असू दे. तर हे सगळ्यांना ऐकू येतं आहे ना? आता समजून घ्या की हे त्यांनी हॉरिझॉन्टल तुम्हाला दाखवण्याकरता फक्त मी त्याचा हेड असं एक्सटेंड करून घेतलेला आहे. माईक जाऊन तो छोटा दे ना. ऐकून येतं का तिकडे मागे? हां. तर ही जी थायरॉइड ग्लँड आहे, थायरॉइड ग्लँड इथे साधारण थोडंसं पेननी काढतो. थोडी ओके. ये ग्लैंड तुम्हारा दिसते है, जैसे तितली की जैसी नज़र आ रही हो. अब जब ये बहुत हम डिटेल में नहीं जाएंगे, अब ब्रह्म मुद्रा एक पोजीशन एक तरफ का ले लेंगे. तो ये जो मूवमेंट एक्चुअली होती है, हम लोग एक खिळीचा सांधा म्हणून आपल्या ॲनाटॉमी पुस्तकात शिकतो. पायवट जॉइंट, खिळीचा सांधा. ये फर्स्ट वर्टिब्रा और ये सेकंड. इथे तो जॉईंट असतो, इथून ते ॲक्शन होतं. फर्स्ट वर्टिब्रा नाही हलत, त्याला ॲटलास म्हणतो आपण, याला ॲक्सिस. इथे तो खिळीचा सांधा असतो, त्याच्यावर पूर्णच्या पूर्ण स्ट्रक्चरच असं हलतं. तो ये जो स्ट्रक्चर इसका, ये जो हेड का जो स्ट्रक्चर है, एटलास इसलिए बोला गया है क्योंकि जो एक आपने एटलास का ये देखा होगा फोटो, एक आदमी बैठा है और उसके सिर के ऊपर में पृथ्वी है, ओके, देवता है, ग्रीक देवता. तो वो एक वर्टिब्रा, उसके नीचे दूसरा वर्टिब्रा, उसके ऊपर में इतना बड़ा सिर रखा हुआ है, तो इसलिए उसको एटलास कहते हैं. तो दूसरा एटलास का वर्टिब्रा, सेकंड वर्टिब्रा, ये उसके जॉइंट के बीच में ये हिल गया. ठीक आहे. असं खिळीचा सांधा म्हणजे हे जे वरचा आहे हेड, हे असं फिरतो. त्याला हा खिळा फिक्स राहतो. एक तर खिळा फिरू शकतो किंवा मग हे फिरू शकतो. तर याला खालच्याला फिरवायचं नाही, आपल्याला फिक्स ठेवायचं. ते गुरुजी सांगतात
की खालच्याला फिरवायचं नाही आहे, वरचा पोर्शन फक्त हालेल, तर तो पोर्शन फक्त हालतो है हेड। अब ये हेड हिलने के बाद में जो अभी दो थियरीज जो मैंने पहले बताई थी, एक तरफ बांध, दूसरी तरफ वैक्यूम, एकीकडे खूप जास्त प्रमाणामध्ये संचय, दुसरीकडे पोकळी स्थिति। तो ऐसे तितली के ये जो एक पंख जो है यहाँ पर स्ट्रेचिंग हो गया है पूरा, और यहाँ पे वो ग्लैंड थोड़ी सिकुड़ गई है, एक्यूमुलेट हो गई है। यहाँ पर रक्त का, शुद्ध रक्त का संचय हो रहा है, और यहाँ पर कौन सी स्थिति है, पोकड़ी की स्थिति है, वैक्यूम यहाँ पर। तो यहाँ पर ये वैक्यूम रहने की वजह से अशुद्धियों का आदान प्रदान ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, ठीक है। अब ये उसने घुमा के दूसरी तरफ कर दिया। अब यहाँ पर शुद्ध रक्त का प्रवाह ज़्यादा बढ़ गया, और यहाँ का जो ये जो ग्लैंड का ये जो तितली का एक पंख है, वहाँ पर अभी शुद्ध रक्त ज़्यादा मात्रा में जा रहा है, इसको स्ट्रेच कर रहे हैं। नॉर्मली हर एक एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या रहता है, हार्मोन बन के तैयार रहता है वहाँ पे। हम लोग सिखाते हैं ना कि वो डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। इथे जसं फॉर एक्झाम्पल इथे लाळ ग्रंथी आहे आपल्याला काही चिंच वगैरे खाल्ली तर तुम्हाला ते सेन्सेशन जाणवेल, त्याची एक नळी येते इथून, ती आपला वरचा जो दुसरी दाढ असते दुसऱ्या क्रमांकाची, तिथे ती नळी ओपन होते। त्यामुळे चिंच वगैरे पाहिल्यानंतर इथे आपल्याला एक थोडंसं संवेदना होतात, विशिष्ट एक ओके इमली खाते समय यहाँ पे ऐसा थोड़ा सा दुखता है, क्योंकि वो ग्लैंड कॉन्ट्रैक्ट होती है और वहाँ से तुरंत वो नलिका द्वारा वो भेजा जाता है लाड़। लेकिन ये ग्रंथि कैसी है, नलिका विरहित ग्रंथि है, वहाँ पे हार्मोन बन के रेडी है, तैयार है। ब्लड का लॉट आएगा, जैसे वो समुंदर के किनारे पे लहर रहती है, सामने में कुछ पड़ा रहता है, वो लहर आती है, उसको अंदर लेके चले जाती है। उस प्रकार ये खून का प्रवाह यहाँ पे आएगा, हार्मोन जो बना है उसको लेके निकल जाएगा पूरे बॉडी को सप्लाई करने के लिए। जहाँ पे स्ट्रेच हुआ है वहाँ पर की पेशियों की एफिशिएंसी इसलिए बढ़ रही है, ये समझ लो ये स्ट्रेच हो गया, इसकी एफिशिएंसी इसलिए बढ़ रही है कि सेल्स का आदान प्रदान अशुद्धियाँ बहुत अच्छे से हो रही है। यहाँ पे रक्त ज़्यादा मात्रा में संचय हो रहा है, तो जब ये पोजीशन चेंज करेगा नॉर्मल प्रेशर के आने के बाद में ये पूरा यहाँ का जो शुद्ध हार्मोन है वो अशुद्ध रक्त लेके निकल जाएगा हार्ट की तरफ और पूरे बॉडी को सप्लाई होगा, और स्ट्रेचिंग में इसका यहाँ की अशुद्धियाँ निकाली जाएगी। बस ये केवल मैकेनिज्म हमको समझना है कि एक तरफ शुद्ध रक्त, दूसरी ग्लैंड की दूसरी पंख की तरफ, तितली के दूसरे पंख की तरफ स्ट्रेचिंग, वैक्यूम थियरी। और इसके ऊपर में जो मैंने अभी बताया स्वामी जी ने आपको, ये आपको केवल माइन्यूट लेवल पर यहाँ पर सोच के ये करना है। गुरुजींनी काल शरीर संचालनामध्ये एक शब्द वापरला की शरीर संचालनामध्ये इतकं तुम्ही पिळा, इतकं पिळा, इतकं पिळा, इतकं पिळा, छोटी डोळे पिळा, सो दॅट यू एक्सपीरियंस योगिक मसाज ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गन इनसाइड, न कि केवल बाहर। वो तो मसाज मसल्स को हो ही रहा है, स्पाइन को हो रहा है, उसका प्रभाव इतना अंदर तक जाने दो कि हर एवरी ऑर्गन इज स्क्वीज्ड, ओके, वो स्क्वीज होके उसका मसाज हो जाए। तो ये मसाज का मैकेनिज्म आपको कंसिडर करना पड़ेगा। उसके आधार पर हम लोग ये समझेंगे कि वो हार्मोन बन के तैयार है, हार्मोन तैयार है, लेकिन उसको ग्रेजुअली उसका ब्लड का प्रवाह, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेनेशन में बताया कि हर ऑर्गन लगभग 40-50% के अपने क्षमता पर ही कार्य करता है। हम आसनों के आधार पर उसको कार्यक्षमता को 100% तक बढ़ा सकते हैं, 90%। इसलिए ये हार्मोन बन के तैयार है, और वो हार्मोन रिजर्व्ड हार्मोन वहाँ पे बन के तैयार था। एक स्टेज ऐसी भी आती है, आ सकती है कई बार, सॉरी मैं गुरुजी को सॉरी बोल के बोलूँगा कि ये इलाज की वजह से कुछ महीनों तक या कुछ सालों तक मरीज़ को ठीक लगे, लेकिन बाद में अगर वो उसकी ग्लैंड अगर व्याधिग्रस्त रही तो आगे चल के वो परिणाम भी होने बंद हो जाएंगे, और अल्टीमेटली ही हैव टू टेक द ट्रीटमेंट, उसको ट्रीटमेंट शुरू करने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन वो जो रिजर्व्ड जो है वो सेल्स का, वो रिजर्व हमने इस्तेमाल किया, अंदर में बना हुआ जो हार्मोन था उसका 100% इस्तेमाल किया। थायराइड हार्मोन एक्ट्स वेरी स्लोली। तो आज अगर वो हार्मोन अगर मैंने लेके गया तो मेरे शरीर के ऊपर में उसकी जो परिणाम है वो 2-2, 3-3 महीने तक होते रहते हैं। इसलिए थायराइड का अगर आपको आज बीमारी हो जाए तो आपका डॉक्टर आपकी बीमारी का निदान जो है वो तुरंत कर ही नहीं पाएगा। 1-1.5 साल के बाद में आपको जब लक्षण महसूस होने लगेंगे, वो लक्षण भी अच्छे खासे, तब जाके डॉक्टर के भी ख्याल में आने में समय लगता है। तो थायराइड का डायग्नोसिस लेट होता है, वो इसलिए क्योंकि हार्मोन की एक्शन स्लोली होते रहती है। ऐसे स्लोली होने वाले एक्शन के हार्मोन को आप ज़्यादा मात्रा में अगर लाओगे ब्लड में तो और 2-4-5 साल आप तो वैसे ही निकाल लोगे। तो ये वो आसन का परिणाम है। इसलिए गुरुजी को जो यवतमाल के सम्मेलन जो योगा थायराइड के शिविर में जो अभूतपूर्व सफलता मिली, उसका कारण हम एक्सप्लेनेशन अपना वैक्यूम थियरी और बांध थियरी, ये स्वामी जी के एक्सप्लेनेशन से दे सकते हैं।
तो यह जो विषय है कि भाई एडल्ट पे क्या आसन होना चाहिए, यह हमने आज कर लिए हैं। और आज और आपके पास एक महत्वपूर्ण बीमारी जो हमारे पूरे समाज को व्याप्त कर रही है। कल परिचय करते समय डॉक्टर साहब ने एक बताया था कुछ कि वो क्या हुआ था, स्लिप डिस्क वगैरह कुछ बोल रहे थे। तो ये जो स्लिप डिस्क नाम की बीमारी कुछ है, वो जैसे कमर में आती है वैसे गर्दन में आती है, फिर और कहाँ कहाँ आती है पता नहीं। आजकल मैंने पहले सुना था कि ये जो रीढ़ के पीछे में और जहाँ फसलियाँ मिली हुई है उसको शायद थोरेसिक रीजन कहते हैं क्या? थोरेसिक रीजन, छाती का भाग। हाँ, वो थोरेसिक रीजन के अंदर में जो मिले हुए फसलियाँ हैं वो रीढ़ के ये फसलियों को भी मिली है और रीढ़ की हड्डियों को भी मिली है, इसलिए वहाँ ये हो ही नहीं सकता। कौन सा स्पॉन्डिलिसिस हो ही नहीं सकता। पर आजकल मालूम नहीं, वो एक्सरे में इतना बारीक लिखने लगा है MRI में कि वो बोलते हैं D12 में है, डी यानी डॉर्सल, थोरेसिक वाला एरिया को ही डॉर्सल कह लेते हैं। और वो डॉर्सल D12, D11, D10, D9 भी सुना मैंने अभी 8 दिन में सुना है D9। अब वो कैसा होता है ये पता नहीं, पर इन सब में और ये बीमारी आती है स्पॉन्डिलिसिस नाम की। एक ख्याल करना, अब हमारे में से बहुत से लोग, हम भी जब ये जानते नहीं थे, इन ऐसे डॉक्टर लोगों का संबंध नहीं आया था, तो हम बहुत बार उसको स्पॉन्डिलाइटिस कहते रहे। पर स्पॉन्डिलाइटिस और स्पॉन्डिलिसिस ये दोनों अलग बीमारियां हैं और अपने रीढ़ के अंदर में स्पॉन्डिलाइटिस अपन दुरुस्त नहीं करते, ये ख्याल करना। नहीं तो कोई भी बोलेगा कि मैं अब एक्सपर्ट हो गया हूँ और स्पॉन्डिलाइटिस भी दुरुस्त करता हूँ। तो कभी ऐसा अपने यहाँ नहीं आना चाहिए। बाकी समाज में चलता है, वो कुछ भी कर लें, पर योगाभ्यासी मंडल जो जनार्दन स्वामी जी का है वो उसमें कभी भी ऐसे टाल क्लेम और गलत क्लेम नहीं करे। टाल क्लेम तो नहीं बोलूँगा मैं, गलत ही है। अपने जितने और उपाय है आसन के, उससे स्पॉन्डिलाइटिस दुरुस्त नहीं हो सकता, और शायद बढ़ जाएगा पर दुरुस्त नहीं होगा, ये विश्वास रखना, क्योंकि उसकी कुछ तो भी अलग बीमारी है वो। हाँ, पर स्पॉन्डिलोसिस यह है। और दूसरा क्या है मालूम है, ऐसा लिस्थेसिस बोलते हैं, और कॉन्ट्रैक्शन ऐसा पास में हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, ऐसे खूब नाम हैं, ये हमारे से दुरुस्त होते, पर स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होता, इतना याद रखना। और अभी ये स्पॉन्डिलोसिस वाले इतने बीमारियां आ गई है, इतनी बीमारियां आ गई है कि उसकी कोई तुलना नहीं है। आजकल पेशेंट जितने आते हैं उसमें से 60 to 70% पेशेंट ये सब कमर के दर्द, गर्दन के दर्द, पीठ के दर्द इसी के आते हैं। और वो मैंने अभी भारत के समाज का वर्णन करना है तो स्पॉन्डिलिसिस बीमारी वाला समाज ऐसा कह सकते हैं, इतनी बीमारियां हैं। और उस पर योगाभ्यास का उपयोग बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं, कहीं भी अभी ये बहुत अतिशयोक्ति नहीं है, अतिशयोक्ति बाद में करूँगा एक हाथ चाहिए हो तो, पर अभी जो सत्य है कि बहुत बार ऐसे पेशेंट आते हैं, उनके ये बगल को ऐसा किसी ने तो भी अपने कंधे पर रखा है, इधर भी रखा है, वो पाँव ऐसे लड़खड़ा रहे हैं और चलना नहीं हो रहा है, उठा उठा के ला रहे, ऐसे बोलो ना। और ऐसे पेशेंट बहुत बार
कम से कम 5-7 बार तो मैंने देखे हैं कि एक आधा घंटा कुछ, वो अलग ट्रीटमेंट है, पर वो ट्रीटमेंट करने के बाद थोड़ा सा पाँव टिकाकर अपने बल पर आजू बाजू सपोर्ट दे लें। एग्ज़ाम उनकी परीक्षा करनी पड़ती है ना बहुत बार, वो MRI एक्सरे वगैरह में लिखा हुआ जो रहता है वो तो अपने को समझता नहीं, केवल इतना सब समझता है कि वो स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है तो अपन ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इतना पता चलता है, उतने लिए देखते हैं अपन वो। और कभी कभार कौन से जगह में एग्जैक्ट है इतना दर्द, ये भी थोड़ा सा पता चल जाता है उससे, इसलिए अपन वो MRI की रिपोर्ट और या एक्सरे की रिपोर्ट देखते हैं, बाकी अपने को उसका समझता कुछ नहीं है, ये याद रखना है। तो वो जो इतने विलक्षण उनके बीमारी थी वो एक 10 मिनट में जांच करते करते ही और खूब कम हो जाती है, 10-20-25% एकदम कम हो जाती है आधे घंटे में। अब ये वो आए नहीं हैं अपने यहाँ पर, अपने श्रीनिवास वर्णेकर हैं, जानते हैं सब, उनका ही उदाहरण है। वो मंडल का पीछे के वास्तु का काम चालू था समाधि मंदिर के, और वहाँ आए थे देखने के लिए, और कुछ तो भी क्या हो गया पता नहीं, दोपहर के 12 बजे का समय होगा, और वो एकदम उनको स्पॉन्डिलोसिस का बहुत सीवियर अटैक हो गया कि वो जो वहाँ मिट्टी खोद के रखी थी उसी पर गिरे हुए पड़े थे, वो धूप थी पर वहाँ पड़े हुए थे, हलचल ही नहीं हो रही थी उनसे। और किसी ने फ़ोन किया, कैसे किया, और फिर वहाँ पहुँचे, और पहुँचने के बाद देखा तो मिट्टी पर ही, और उनका थोड़ा सा जांच किए, और जांच करने के बाद थोड़ा सा 4 लोगों ने मजूर थे उनको लेकर और उनको उठाकर समाधि मंदिर में लाया था, और समाधि मंदिर में तकरीबन 1 घंटा वो उपाय करते रहे, बाद में कुछ आसन बताए, और 1 घंटे के बाद, और पहला समय जितना गया वे चल के अपने गाड़ी के पास गए, और अब वो स्वामी जी का काम करते हैं, और अब मेरी तो स्वामी जी पर 101% श्रद्धा है। बोले राम भाऊ मुझे तो आज यहाँ जाना है, और वो तो बाइक पे जाना है, मैं कैसे जाऊँगा। मैंने बोला घर में जाकर और ये आसन कर लो और बाद में चले जाओ ना, ऐसा करो कुछ पट्टे कपड़ा, अच्छा मोटा ताज़ा कपड़ा, उसको बांधो 1-2 जगह, उसके बीच में लकड़ी रखो, और लकड़ी रख के, अब ये पट्टा विकट खरीदना पड़ता है, वो नहीं बताया, अपने स्वामी जी के आश्रम में नहीं चलता, इसलिए हमने लकड़ी बताया, डंगाल ऐसे अंदर में रख लो, एक पट्टी कपड़ा लगाओ उस पर और दूसरा कपड़ा लगा तो आपको सपोर्ट हो जाएगा, चले जाओ काम में, स्वामी जी को का काम करने जाना है जल्दी जाओ, कोई कुछ नहीं होगा। और वो भी बताएंगे यहाँ आए हुए कि भाई हाँ अच्छा हो गया वो, और जाके वापस भी आ गए। इतना इफ़ेक्टिव अपने सभी आसन हैं, पर अब वो कहाँ कैसे बीमारी है ये समझने के लिए थोड़े से प्रयोग करने पड़ते हैं। तो वो प्रयोग में ये बीमारी स्पॉन्डिलोसिस में लंबर स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं, और दूसरा कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, 2 बड़े नाम हैं। उसी में लंबर के भाग में स्लिप डिस्क वगैरह बहुत बोलते हैं कि एल वगैरह बहुत नाम है, अभी वो अंग्रेजी नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, मुझे वो याद भी नहीं रहते और समझते भी नहीं हैं। तो वो कमर में रहा दर्द तो कौन सा करना आसन, गर्दन में रहा तो कौन से करना, गर्दन में हाथ को चींटी आती है, कौन सी उंगलियों को चींटी आती है उस तो फिर कौन से करना, क्योंकि वो नस दबती है, और फिर कभी ये 2 उंगली को आती है, कभी ये बीच को आती है, कभी अंगूठों में आती है, ऐसे अलग अलग 3-4 प्रकार के तो वो उंगलियों में चींटियाँ आने की है, वो समझ लेना पड़ता है कि भाई अपने गर्दन में कौन से वो वहाँ ज़रा दबाव आ गया है, ये सब समझना पड़ता है थोड़ा थोड़ा, वह थोड़ा थोड़ा समझ जाता है अपने को, ट्रायल एंड एरर में समझ जाता है, कोई खूब नहीं है, खूब ज्ञान शरीर विज्ञान का ज्ञान चाहिए ही नहीं। और यहाँ जो बैठे हैं प्रवेश प्रवीण, ये तो अभी आधे डॉक्टर ही बन गए हैं,
तो वो तो सब जानते हैं, तो उसका उपयोग करना और बीमारियां दुरुस्त करना। अब गर्दन की बीमारी है, अभी अपन गर्दन की लेंगे। पहले गर्दन की बीमारी है अभी खूब, और ये भी देखना पड़ता है, व्यक्ति देखना पड़ता है। अभी कोई सामने आ गया, ये ऐसा दुबला ही है, तो इनको क्या बताएं, इनको पेट भी नहीं है हमारे हिसाब से। ये अभी डॉक्टर नहीं सुनेंगे मेरा कहना, हम अपने हिसाब से, सभी डॉक्टर नहीं सुने हाँ, पर ये डॉक्टरों की एक मासिक आती है, लंदन में बनती हैं, उसका नाम है लैंसेट नाम का। और ये लैंसेट हमारे बैंक में नौकरी करता रहा, वहाँ आती रही, और मेरे पास ही सब 2-3 आती रही, तो वो देखने में मुझे मज़ा आता रहा, और इसलिए बीच बीच में पढ़ लेता रहा। तो उस समय देखता था कि वहाँ जितनी दवाइयाँ लिखी है वो सारी दवाइयाँ और रिसर्च भी इतने थे, वो क्या बोलते हैं, LBS में क्या बोलते हैं, इरिटेटेड, हाँ, इरिटेटेड बॉयल सिंड्रोम, IBS, इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम ऐसा कहते हैं। वो बीमारियां बहुत ज़्यादा है वहाँ, उसी की दवाइयाँ, उस पर ही रिसर्च। तो वो IBS का एक रिसर्च पढ़ते पढ़ते उसमें ये बताया था, रिसर्च का कंक्लूजन निकाला था कि IBS नाम के बीमारियों से स्पॉन्डिलोलिसिस नाम की बीमारी बहुत बहुत बढ़ती है। वो कभी गर्दन में आती है तो कभी कमर में आती है, और ये हम अपने आश्रम में पहले से धारणा है कि ये बेसिकली पेट की बीमारी है, ऐसा ही धारणा है। क्यों है मालूम नहीं, पर धारणा ऐसी थी, और वो रिसर्च से तो कंफर्म हो गया। पर अपन कहें तो नहीं, विश्वास किसका बैठेगा, पेट की बीमारी है, नहीं कोई करेगा। पर रीढ़ की बीमारियां, और वो रीढ़ के जिस हड्डी पर परिणाम करते हैं अपन या आसनों में, उसी का परिणाम पेट में भी हो जाता है बराबर, और वो बीमारी नियंत्रण में आती है, यह पक्का है। अभी जैसा बताया, अभी इनका पेट भी नहीं है, ऐसा सहज है, और इनको बीमारी हो गई, तो मैं इनको क्या बताऊंगा, गर्दन में है तो मैं बोलूँगा अच्छा हाथ को ये यहाँ चींटी आ रही है क्या, 2 उंगलियों में आ रही है, तो चलो आप ये करके तो देखो मकर की आसन एक क्या रहता है। बहुत जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि समय ख़त्म होने को आने वाला है शायद। अभी कितनी बजे है, 12 बनता है कि 11:45, 12, ठीक, 10 मिनट, हाँ 20 मिनट है ना, तो 20 मिनट में तो होता नहीं है, फिर भी करके दिखाऊं। ये अभी एक एक लक्षण बताता हूँ, और उसके और लक्षण रहे तो आप बताइए, कभी पूछिए तो करूँगा, पर ढोबल जितने लक्षण हैं उतना बताने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। ये ऐसे सो गए और इनको बताना है, इन्होंने जो जो बताया कि इधर मूंगी आ गई, इधर है, और इनका शरीर तो देख लिया मैंने कि इनको तो एकदम वो पेट के वजन वगैरह के कारण नहीं होगा, पेट में है बीमारी पर वो प्रकट नहीं हो रही है पेट में, तो इनको मकर की आसन एक बता दो। और फिर कैसे, ये हाथ ऐसे बाजू ले लिए, पाँव मिला लिए, पाउल, ये सबसे बड़ी चीज़ है इसमें, पाउल ऐसे बाहर नहीं रहेंगे, सारे पाउल अपने तरफ खींचे रहेंगे, सब अंदर खूब खींच लिए, और फिर दाहिना पैर ऊपर रख लिया, बाएं पैर के अंगूठा और बाजू में दाहिनी एड़ी चला, और फिर दोनों पैर दाहिनी तरफ मरोड़े, उसी समय गर्दन बाईं तरफ मरोड़ी, बाएं कान जमीन में लगाया और बायां हाथ नीचे ले आया। करो तीनों धीरे धीरे, अब मैं वर्णन करता हूँ वैसे करते जाना क्योंकि समय नहीं है अपने पास ज़्यादा। ये सब करते समय कान जमीन को लगना ये खूब आवश्यक है, खंदा जमीन पे रहना ये खूब आवश्यक है। ये पैर उधर नहीं लग गया तो एक वे क्षम्य है, किंतु ये नहीं उठना चाहिए। और जैसे सहज रूप से इतना कर लिया, और यहाँ अब इसका ये समय क्यों तय किया है, ये सामान्यतः ऐसा रहता है हमारे हिसाब से, ये सब मसल पे गए हुए और पेट के अंदर के वायु के परिणाम हैं।
और वो उसके दबाव मसल पे जाता है और अंदर के मसल में जाने के लिए 2 से 3 मिनट लगता है आखिरी लेवल तक जाने के लिए। तो इसलिए ये आसनों में 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट ऐसे ही समय है। तो ये कितना देर कहना, ऐसे शांत पड़े रहना, घड़ी नहीं देखना है, अपने शरीर में देखना है शिथिल हो रहा कि नहीं, शिथिल हो रहा कि नहीं, कमर ढीली हुई कि नहीं, पीठ ढीली हुई कि नहीं, कहाँ कमर उठी तो नहीं है या पुट्ठे तो उठे नहीं है, ये सब देखना। कान तो नहीं उठ रहा है, खंदा नहीं उठा है ना, ये देखने के लिए मन लगाना पड़ता है। तो मन लगाते समय ऐसा क्यों ना करे, पेट की तरफ मन लगाओ। पेट आपो आप होने वाले श्वास प्रश्वास के साथ हिलता रहता है। तो वो तय है कि ऐसे शांत स्थिति में पड़ा रहे तो सामान्यतः 1 मिनट में 15 श्वास प्रश्वास होते होंगे। तो इनको बताया कि 20 से श्वास प्रश्वास करो, क्योंकि स्थिति थोड़ी सी बदली है तो शरीर में कुछ तो भी क्रिया होती होगी, तो श्वास की गति बढ़ती जा होती होगी। तो 20 श्वास प्रश्वास ऐसे पड़े रहो, ये पड़े रहेंगे 20 श्वास और फिर सीधे हो जाएंगे। तीनों चीज़ें सीधी की, पर वो पाँव निकालते नहीं हैं। ये पाँव इधर भी ले जा सकते हैं, उधर भी ले गए, गर्दन इधर ला लिए है, यहाँ कान लगना चाहिए। अब ये पैर नहीं लगता है उनका, तो पैर लगाने के लिए कान नहीं उठने देना। पैर नहीं लग रहा है तो कोशिश करेंगे ना, कमर के बड़े हड्डी के नीचे पुट्ठे लगा चिपके हैं, ये पुट्ठे से मरोड़ सकते हैं, पुट्ठे मरोड़ेंगे, पुट्ठे मरोड़ लेंगे तो पुट्ठे जैसे मरोड़े तो पैर नीचे जाता है। फिर जंघा के जोड़ से जंघा मरोड़ी तो और नीचे जाता है। फिर घुटने से पिंडी मरोड़ी और टकने से पाउल मरोड़ा तो ज़मीन तक चला जाता है ये। और फिर से वही अलग, अच्छा, तो फिर से वही चीज़ हो जाती है। ओ आराम से 20 बार पेट की हलचल देख के करना, निकाल लेना। फिर से फिर पाँव भी निकाल लेना, पाँव 2 ही दिशा में हिल रहे ना अभी, तो 2 दिशा का काम हो गया। फिर बायां पैर लेना ऐसे ही, और ये भी ऐसे ही 2 बार करना। एक बार दाहिनी तरफ गर्दन कान लगा हुआ, बाईं तरफ पैर जाएंगे और फिर सीधा हो जाएंगे। 20 बार श्वास प्रश्वास की गिनती करने के बाद फिर यहाँ करेंगे। यहाँ नहीं जाता तो ये क्या करना, ये अभी देखो पुट्ठे इन्होंने मरोड़े, पुट्ठे मरोड़े तो पाँव नीचे गया, जंघा के जोड़ से जंघा मरोड़ी और नीचे गया, घुटने से और टखने से मरोड़ा तो पाँव जमीन को लग गया। यहाँ कान और कंधा बिल्कुल नहीं हिला, सीना तो बिल्कुल नहीं, ज्यों के त्यों फ्लैट है, इतना भी उसका दिशा ऊपर के तरफ नहीं हुई है, बाईं तरफ से ऐसे पड़े रहना है, वो भी उतना ही तरह। फिर धीरे से सीधे हो जाना, 5 मिनट शवासन कर लेना। बीपी वगैरह होता तो दाहिनी तरफ गर्दन रखना, नहीं है नॉर्मल है तो बाईं तरफ ही रखना। और 5 मिनट अच्छा शवासन हो गया कि दोबारा करना, तिबारा करना, खाली पेट रोज करना है। तो इससे बहुत नियंत्रण आ सकता है, बहुत आ सकता है। मैंने कहा है, हाँ आता है, एकदम नहीं बोलूँगा, क्योंकि कहाँ से वो क्या है, रीढ़ के अंदर में वो लिखा रहता है कुछ लैटरल पोस्टरल और क्या क्या है शब्द, अरे कहाँ से नस दबी है, वो नस का MRI में खूब 8,000 रुपये लगते हैं, 7-8 हज़ार, तो बहुत डिटेल बारीक में दे देते हैं आपको, सब डिटेल मिलता है, कहाँ दबा है नस, कितनी दबी है, डिस्क कितनी बाहर आई है वगैरह वगैरह, सब बड़े सुंदर आंकड़े मोड़ रहते हैं उसमें। तो वो सब अलग प्रकार के रहते हैं, तो उसके कारण वो भी समझना पड़ता है, और वो समझने के लिए 1-2-3 प्रयोग करने पड़ते हैं। अब इससे अच्छा नहीं हुआ, नहीं तो फिर दूसरा लेंगे। पर कभी कभी क्या होता है, ऐसे करते समय पाँव रखो, ये पाँव ऐसे रख दे और ज़मीन पे रखो ना, हाँ ये ऐसी गर्दन लेंगे, जरा हनवटी खांद्याकडे थोड़ी सी जाऊ दे, खांद्याकडे जाऊ दे, अब ऐसे रख दिए। और तो कभी कभार ये बाएं हाथ में खूब मूंगी बढ़ जाती है, अरे यार, तो फिर इनको बताना पड़ता है, ये है ना अपनी गर्दन थोड़ी सी ऊपर करो करो, ऐसे खिसकाओ, ऐसी करो, चींटी निकल जाती है, बहुत बार निकल जाती है। ये नहीं हुआ
तो फिर दूसरे प्रकार से कर सकते हैं, और गर्दन ऊपर ले जाते हैं तो फिर से चींटी आती है। तो बीच में रखना, कैसे एग्जैक्ट रखना, ये थोड़ा सा अनुभव से पता चल जाता है। एकदम उसके डिटेल बताएं तो अपने को तो आज 2 बजे तक फिर भूखा रहना पड़ेगा, बहुत है इसमें तो इतना नहीं करेंगे। और ये सब ऐसे करने से ये बीमारी के बहुत बार नियंत्रण आता है। पर नहीं आया तो फिर इनको दूसरे ढंग से सोचना है अपने को, तो इनको ले लेना, देख लेना कि अपने को मकर क्रीड़ासन 2 में फ़ायदा होता है क्या, ये देखना। फिर 2 करवाना है इनसे। 2 में क्या करवाना है, पाँव ऐसे ही ऊपर है, अब वो अंगूठा और उसके बाजू की उंगली में एड़ी फंसा ही नहीं है, केवल ऊपर रखा है। और इसका परिणाम वो अब पाँव ले गए इधर दाहिनी तरफ, ये ले गए पूरा दाहिनी तरफ ले गए। और फिर वो कोशिश किए, वही है, थोड़ा सा पुट्ठा मरोड़ना है, जंघा के जोड़ से जंघा, घुटने से पिंडरी, और फिर टखने से पाउल मरोड़ लिया तो ज़मीन में लग जाता है। यहाँ खंदा और कान नहीं उठना चाहिए, ये 100% याद करिए। और ये अब ज़रा ज़्यादा देर करना पड़ता है, ये एकदम थोड़ा कम करने से नहीं चलता। तो इसलिए इसको 40 बार पेट की हलचल देखना, यानी 2-3 मिनट हो जाते हैं उसमें, उतना देर करते रहना है। ऊपर की नसें क्या है, ऊपर के जितने ये मनके हैं कशेरू, वो बहुत छोटे हैं, छोटे छोटे हैं ना सगे वरचक मनके, और ज़रा नीचे के मनके थोड़े से बड़े हैं। तो वहाँ पहुँचने के लिए अपने को थोड़ा और समय लगता है, इसलिए वो 2 मिनट कर दिए इसके। 40 बार पेट की हलचल देखना, ये सीधे हो गए 3 है। और पाँव निकाल लिया, क्योंकि एक ही दिशा में पाँव जा सकता है। अब दूसरा पाँव लिया, ओ उधर लिया, और गर्दन इधर लाई। ये भी मकर क्रीड़ासन 2 है। हाँ, इससे शायद अच्छा हो गया, नहीं हुआ ठीक है, और आगे करेंगे। फिर क्या करेंगे, पेट पर फैलाएंगे, पेट पर लेटो, और पहले मकरासन कर लो आराम से, पाँव दूर, ये आराम से मकरासन आता है हमको। एक 3 मिनट तो भी ये इसका सब अब मसल सब आ रहे हैं 3-3 मिनट वाले इसमें, इसलिए 3 मिनट तो भी आराम कर लो इसमें। और 3 मिनट आराम करने के बाद फिर गर्दन उठा लो, और दाहिना हाथ बाएं हाथ की मुट्ठी, अंगूठा निकला, दाहिने हाथ की मुट्ठी में पकड़ा, उस पर ठुड्डी गले के तरफ से, ये गर्दन में है तो थोड़ा सा ये बाहर निकालना, थोड़ा सा कमर में रहा तो ये अंदर में रखना थोड़ा सा, तो परिणाम अलग अलग होते हैं। हाँ, ये बड़ा अच्छा है इसमें। एक गर्दन ऐसे थोड़ा बाहर निकाल लिया, और एक कोहनिया सामने ले लिया। और होती है क्या कोहनिया आपके सामने? हाँ, नहीं होती, ठीक है। और फिर ढीला शरीर को छोड़ा, और 3 मिनट पड़े रहे। पहला मकरासन था, अब इसका नाम दिया है। अब ये स्थितियाँ हैं, और थोड़ा देख कर कुछ सूझा तो नाम दिया। इसका नाम है सरल भुजंगासन प्रकार 1। भुजंग सरीखा सामने आ गए हैं, और बहुत आसान है वो उठाना, इसलिए उसका नाम ऐसे, नाम अपन जो सूझा है वैसे दिए गए हैं। और ये 3 मिनट करते हैं, और इसके बाद में फिर से 3 मिनट और गर्दन में जाए तनाव, और कमर में भी जाए, दोनों जगह करते हैं। हाँ, तो फिर दाहिना पैर धीरे से मोड़ लिया, ढीला छोड़ दिया घुटने से मोड़कर, और बायां भी मोड़ लिया। दोनों एक साथ नहीं करना, एक एक करके ही करना। और आराम से फिर से सारा बदन, मुख्यतः पुट्ठे, जंघा, मांडी, घुटने, ये ज़्यादा ढीला छोड़ो, क्योंकि वो ऐसे ऊपर उठ जाता है इस पाँव ऐसे मोड़ने के बाद, इसलिए उसको दबाना है नीचे। ये कर लो 3 मिनट, ये कर लेते हैं तो हो सकता है बहुत कुछ अच्छा लगता है। खास करके जो मोटे हैं, ये पतलों को काम में नहीं आता, पर मोटे जो हैं जिनका पेट बड़ा है उनको तो बिल्कुल काम में आता ही है। ये बहुत अच्छा है। 3 मिनट के बाद करो, 3 बार करना, बीच में 5 मिनट फिर से, 3 मिनट फिर से मकरासन, फिर से 3 मिनट का सरल भुजंगासन प्रकार 1, 2। अब ये मोटा है बहुत अच्छा, और पेट ऐसा बाहर निकला हुआ है, नाभि के निचला वाला पेट, तो ये ज़्यादा उपयोगी पड़ जाता है। तो ये इसमें फिर प्रकार निकले हैं। ये कुछ दिन किया, 8 दिन, तो थोड़ा सा आदत हो गई, तो दूसरा होता है मकरासन, सरल भुजंगासन प्रकार 2। इसमें कोहनियों पर हाथ खड़े करते हैं, ये 2, और फिर पाँव मोड़ते ही है
ये भी वही 3 मिनट करना। और तीसरा भी प्रकार निकला है इसमें। और ज़रा कोई बोल रहा था ना मेरा कि वजन कल बस परिचय में बता रहे थे कि क्या 85 क्या किलो था। ऐसे लोग रहे तो उनके लिए फिर 3 भी निकला है। वो कैसा होता है, फिर हाथ दोनों ऊंचाई बढ़ाई, बाकी कुछ नहीं किया है। वो ट्रैक्शन देते रहे ना डॉक्टर लोग, ट्रैक्शन में 5 किलो का ट्रैक्शन, 10 किलो का ट्रैक्शन, क्या क्या करते रहे। बिल्कुल वैसा ट्रैक्शन है, पर ये ट्रैक्शन अपना स्वयं का है। ये यदि दर्द हो रहा तो वो नहीं करेगा बिल्कुल। उसको बताया रहता है कि दर्द हो रहा कि करो, नहीं फिर वो दूसरा ही करो। ये ट्रैक्शन के प्रकार है अपने, ये बड़े अच्छे। और मुख्यतः इसमें पेट और ओटीपोट इतना दबता है ज़मीन में कि पेट के अंदर में जो दुष्परिणाम है वो निकलता है और बीमारी दुरुस्त हो जाती है। ये ऐसे ये 2 प्रकार बताए और बता रहा हूँ थोड़े से प्रकार। ये पाँव निकाल लिया, अब इससे नहीं होता है तो मकर कीड़ासन 4 है और कमर के पास में है। अब ये जाता है कमर के पास में जो हड्डियाँ हैं, अब उसका नाम मैं बताना अच्छा नहीं है पर बताना तो पड़ेगा। नीचे जो है उसको क्या बोलते हैं L5, S1 वगैरह वहाँ रहा तो ये 4 दुबला है तो ये 4 काम में आता है। इसमें कुछ नहीं, दाहिना पैर मोड़ना, थोड़ा सा पाँव बाजू खिसका के रखना, बायां पैर मोड़ना, खिसका के रखना और दोनों जंघाएं ढीली छोड़ना, हाथ आजू बाजू में रहना, दाहिनी तरफ दोनों पैर ले जाना और गर्दन बाईं तरफ लाना। खूब पीठ नहीं उठने देना, ढीला करो भाई, बिल्कुल ढीला करो, अगर कान लगना ही चाहिए। और फिर धीरे से पुट्ठे मरोड़े, जंघा मरोड़ी, घुटने से पिंडली मरोड़ी और टखने से पाउल मरोड़ा तो ज़मीन में लग जाता है पड़ा। पर यहाँ से कान नहीं उठना चाहिए, खंदा नहीं उठना चाहिए। ये भी उतना ही 40 बार पेट की हलचल देखते रहो, करो, सीधे हो जाओ, उधर दिशा में भी करो। 4 में अब ये 4 में ऊपर में थोड़ा सा वो L4 है बताया, L3 बताया तो 5 करना पड़ता है। 5 में क्या रहता है, ये पाँव 90 अंश में उठाना केवल, ताकि पिंडली और जंघा इसके बीच का एंगल 90 हो जाए। ये देखना, खुद को आईने के सामने रखो या किसी को पूछो कि एंगल है क्या, तो वो जहाँ बताया है 2-3 में कहाँ रखे पैर तो 90 अंश का एंगल होता है, ये पता चल जाता। घुटने बिल्कुल पास में चाहिए, बिल्कुल मिले हुए। और अब ये दोनों घुटने मिले हुए अवस्था में दोनों पैर दाहिनी तरफ में जाएंगे और गर्दन बाईं तरफ में आए, ये ऊपर में जाता है परिणाम। ये ऐसे धीरे से सीधे हो गए पूरे 2 मिनट रुकने के बाद, 40 प्रश्वास तक श्वास प्रश्वास, ये इधर भी कर लिया। ये धीरे धीरे जा रहे हैं, पर खंदे नहीं उठने चाहिए, हर वक्त याद करना। और अब यहाँ घुटने ढीले नहीं होने चाहिए, थोड़ा ऊपर रह गया पाँव तो चलेंगे, पर दोनों पाँव छोड़ दिए ऐसा नहीं होना, नहीं तो फिर वो जहाँ परिणाम होना है वहाँ परिणाम नहीं होता। धीरे से सीधे हो गए। ये 5 है। कभी कभार क्या होता है मालूम नहीं, वो L5 और S1 लिखने के बाद में और कैसे परिणाम होता है मालूम नहीं, पर वो ये आसनों से दुरुस्त ही नहीं होता। तो अपना सरल भुजंग, सरल मकर कीड़ासन क्रमांक 6 सरल निकाला है। ये ऐसा करना पड़ता है, दाहिना पैर बायां पैर, दाहिना पैर बायां पैर, अभी बाकी नहीं करना, दोनों ला लो इकट्ठे। वो अंगूठे एक लाइन में चाहिए, देख लेना चाहिए। हाँ, वो रहते नहीं, ऊपर नीचे रहते हैं, क्योंकि ये पेट की बीमारी है। और जिनको पेट की बीमारी रहती है उनके अंगूठे एक लाइन में कभी रहते ही नहीं, समचरण होता ही नहीं कभी। ऊपर एक अंगूठा, नीचे दूसरा अंगूठा, या दूसरा ऊपर तो पहला नीचे, ऐसा कुछ रहता है। तो ला लिए और अच्छे पेट पे बैठा लिए और फिर 6 कर रहे हैं अभी ये, और ये लुढ़क रहे हैं। इधर यहाँ कान लगा दिया, वहाँ कोहनी लगा दिए और धीरे से सीधे हो गए। ये सरल है, जा रहा है सरल। यहाँ धीरे धीरे करो, पता चलना चाहिए क्या हुआ, मैं बोला ही नहीं। ये देखो यहाँ कोहनी लग गई तो यहाँ कान लग गया और सीधे हो गए। कोहनी लगना अच्छा है, लगाना चाहिए, लुढ़कना है अपने को।
ये 8 बार लगातार करना है और फिर ढीला छोड़ लेना हाथ पैर और जगह पे रखना, आराम करना 5 मिनट, फिर से दोबारा करना, दोबारा। हर आसन 3 बार करना है, ये जितने बता रहा हूँ वो। अरे कभी कभी इससे भी नहीं अच्छा होता, और वो जरा बहुत बार ऊपर भी रहता है, ऊपर यानी L3 L2 वगैरह में। उस समय हम क्या करते हैं तो देखते हैं कि ये द्रोणासन, सरल द्रोणासन करवाते हैं। है सबको, ये बीमार लोगों को सबको आता है। ये द्रोणासन नाम सुनते ही बड़ा कठिन हो जाता है। वास्तव में द्रोणासन आपने देखा नहीं होगा, पर द्रोणासन देख सकते हैं। ये तो तुला, ये देखो द्रोणासन कैसा है, ये तुरंत करो। हाँ, समय कठिन है, बहुत कम है। ये द्रोणासन है, हाँ, और ये बहुत कठिन है, फिर भी बीमार लोगों को द्रोणासन बताते हैं भाई अपन। तो देखो कैसा रहता है ये द्रोणासन। ये द्रोणासन अभी अब बीमार लोगों का अपन करवाते हैं। तो ये देखो, दाहिना पैर मोड़ा, बायां पैर मोड़ा, दाहिना पैर पेट की तरफ लाया, बायां पैर पेट की तरफ लाया, दोनों हाथों से पाउल पकड़ लिए, और अब पैर खोलते समय ये पाउल अपने तरफ खींच रहे हैं। बस हो गया द्रोणासन। अभी इतना ही आता है क्या? इतना ही है द्रोणासन। धीरे धीरे और करें तो वो अंगूठे कपाल को लगते। ये सरल द्रोणासन है बहुत। ये और ये सब यहाँ यदि आप किसी को पाठ्याला खाण्याचा विकार झाला तर तुम्ही हे करू शका। नसेल तर तुम्हाला हे त्रास देईल, येणार नाही, पण पाठीच्या खाण्याचा विकार आहे तो ये जम जाता है, बहुत आसानी से जम जाता है। और ये भी जितना ज़्यादा देर कर सकते हैं करना चाहिए। ये है, अभी आपने देखा मकर क्रीड़ासन 1 2 4 5 6 वगैरह सब बताया, पर मैंने 3 नहीं बताया। L2 L3 इसमें जो रहता है उसमें मकर क्रीड़ासन 3 काम में बहुत आता है, पर वो ज़रा कठिन है, इसलिए बताना है। तो फिर भी बता देता हूँ। देखो कैसा है। ये दाहिना पैर मोड़ा इन्होंने और एड़ी जंघा को स्पर्श करते हुए रखी, और अब ये पाँव ऐसा ऊपर ले जा रहे हैं और गर्दन दाहिनी तरफ ले जा रहे हैं, दाहिना हाथ नीचे ले जा रहे हैं, और ये बाएं हाथ से घुटना पकड़ना। अभी जा रहा है क्या? इतना ही जा रहा, और जा रहा क्या? नहीं जा रहा, तो पकड़ो घुटना और दबा। पर यहाँ से कान नहीं उठना चाहिए, खंदा नहीं उठना चाहिए, ढीला शरीर छोड़ते जाओ, दबाते जाओ थोड़ा सा। ये 3 हैं मकर क्रीड़ासन। ये ऐसे ही दूसरे बाजू से करना चाहिए। ये सब करने के बाद भी बहुत में कुछ होता ही नहीं दुरुस्त, बड़ा मुश्किल है। और रोना आ जाता है उस समय कि स्वामी जी के आश्रम में लोग आ रहे हैं और दुरुस्त नहीं हो रहे हैं, नहीं चलेगा। और फिर एक निकला है, और उसका नाम शायद विपरीत तिर्यक शलभासन है क्या? वो शलभासन निकला है, हाँ, सुप्त तिर्यक शलभासन। ये नाम दिए हैं, अब मैं भूल जाता हूँ उसके बहुत नाम। ये ऐसे हाथ रखना और ये दाहिना पैर ऊपर उठाना, दाहिना पैर ऊपर उठाकर बाएं पैर के बाईं ओर रखना, उसको सीधा, पहले सीधा रखो, हाँ सीधा रखो अंगूठा लगाकर। और अब ये एड़ी और बाईं तरफ ज़मीन तक ले जाना, और उसी समय गर्दन ऐसी मरोड़ना कि इनका ये दाहिना कान ज़मीन में लग जाए, और यहाँ दोनों खंदे ज़मीन से नहीं उठेंगे। ये करना, ये ज़रा कठिन होता है, ये बहुत कम लोगों को बताते हैं, पर जब कुछ होता ही नहीं तब ये बता देते हैं। और बस धीरे से सीधा कर लेना, और उधर भी उल्टे दिशा में भी करना। ये इधर रखा ये ला लिया, और रीढ़ की सारी हड्डियाँ ऐसी खुलती है, एकदम सारी हड्डियाँ खुलती इससे। ये खोलने का तरीका है, और वो दबे हुए नस पर दबाव कम करना, ऐसा होता होगा इसका परिणाम। पर इससे बीमारी दुरुस्त ही हुआ है, और बिल्कुल नहीं हुई सीधे करो, हो गया ना। तो आखिरी स्वामी जी ने एक और अच्छा उपाय बताया है, वो करते हैं। वो जनरली उपयोग में लाना नहीं पड़ता है आजकल की बीमारियों में, पर कभी कभार हो ही जाता है। वो यानी पीठ पर लेट जाना,
और दाहिना पैर मोड़ के जंघा पेट की तरफ लाओ, बायां पैर मोड़ कर जंघा पेट की तरफ लाओ, दोनों हाथ ऐसे ऊपर करो, हाँ, और गर्दन भी उठाओ, और अब आगे पीछे खिसकना, आगे पीछे खिसकना, ये देखो, ये पाँव हिलाओ, हाथ नहीं, हाथ और पैर दोनों हिलाते जाओ, पीछे भी खिसकना ऐसा। अभी इनको पाँव हिलाने के नहीं आता है, अभी ये थोड़ा सा सीखना है इनको, सामान्य में हम लोगों को नहीं आता और वो बीमार लोगों को ही आता है ये आसन, ये बड़ा अच्छा है। ये बीमार आखिरी में है ये उपाय, अब इसमें भी नहीं आया तो क्या करना, ये मत पूछिए, कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इतने में आज तक तो अनुभव है, बहुतेक 100% सबकी बीमारियां दुरुस्ती हुई है इतने में। तो ये पीठ की रीढ़ की बीमारियां हैं, इसके बारे में चंद शब्दों में डॉक्टर अभी बताएंगे। सगळं बहुतेक घेतलं ना मी। यार हे निघत नाही ना, हां हे लिहूया, हो एक्चुअली इसके डिटेल्स में जाने के लिए सबसे पहली बात तो समय ही नहीं है, हमारा समय समाप्त हो गया है। केवल मैं इसके प्रिंसिपल्स आपको बता देता हूँ कि इसकी क्या पॉइंट पे ऊपर में गुरुजी इसका इलाज करवा रहे हैं। सबसे पहले तो ये क्रियाएं बहुत आसान और बहुत इजी क्रियाएं हैं। हम लोगों ने अभी तक वो चित्र देखा था कि हमारा स्पाइन जो है वो ऐसा 2 जगह कर्वेचर है उसको, नेता हिल का साइड 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 ये एक्चुअली स्पाइन यानी ये सीधी लाइन नहीं है, ये वर्पा यहाँ से स्पाइन ऐसे आगे आया है, जैसे कहीं कमची है, कमची मैंने समझो दबाई तो यहाँ से आगे आई, फिर पीछे गई, फिर आगे आई और फिर पीछे गई, ऐसे डबल एस शेपेड कर्व है वो कमची को जैसे दबाया। तो प्रॉब्लम क्या होता है, हमारा पूरा आगे झुकने की वजह से पूरा काम जैसे हम लोग आगे झुक के करते हैं आजकल के ज़माने में, कोई भी काम हो, पुरुषों का हो या महिलाओं का हो, तो ये पीछे के जो स्नायु है और स्नायु और पर्याय से अंदर के लिगामेंट्स और जॉइंट को बांध के रखने वाले अंदर के लिगामेंट जिसको कैप्सूल बोला गया है, तो ये वीक होने लगते हैं। और ये मसल्स वीक होने की वजह से अलग लाइट्स वाले, ओके ठीक है, अभी ज़्यादा समय है ही नहीं, मैं डायग्राम्स के ऊपर नहीं जाऊंगा, चलेगा ना? ओके, केवल थोड़ा बेसिक प्रिंसिपल समझ लेते हैं। ये वीक रहने की वजह से 2 जो वर्टिब्रा है, ये 2 वर्टिब्रा, जैसे ये एक नीचे का वर्टिब्रा है, ऊपर की वर्टिब्रा, उसके अंदर में एक गोला है, कूर्चा से बना हुआ अंदर का प्रदेश है, जो डिस्क जिसको बोलते हैं, यानी एक लगोरी यहाँ रखी, दूसरी वहाँ पे रखी, दोनों के बीच में एक रबर का टुकड़ा हमने रख दिया। वो रबर कैसा है, बाहर में एक उसको टुकड़ा है और अंदर में एक छोटा सॉफ्ट वैसे गोला है, सॉफ्ट जिलेटिनस गोला, यानी वो उसको सॉफ्ट, यानी उसकी हलचल भी होती है तो बहुत धीमे धीमे, जैसे वो हमने देखा है ना लावा, ज्वालामुखी से लावा आता है तो बहुत धीमे धीमे उतरता है, तो उस प्रकार ये जो पीछे की जो ग्लैंड, ये जो डिस्क है, डिस्क वीक होने लगती है और ये अंदर का गोला फिर पीछे से बाहर आने लगता है और बहुत धीमे आने लगता है, वो लावा की जैसे बहुत धीरे। तो सबसे पहले तो उसकी वजह से ये आजू बाजू से जाने वाली उसकी नर्व्स है, जो हमने शायद चित्र देखा था, वो नर्व्स, हाँ ये भी एक अच्छा चित्र है। तो वो जो गोला बाहर आया हुआ आपको दिखा है, वो छेद में से नर्व्स बाहर आती रहती है, वो नर्व्स के ऊपर में वो गोला दब गया, तो नर्व्स के ऊपर में छोटा सा भी हमको धक्का लगा यहाँ पे तो क्या सेंसेशन होता है सबको मालूम है, यहाँ पे कभी झटका लग जाता है तो दर्द होने, इतना बहुत ज़बरदस्त दर्द रहता है वो, और दर्द की वजह से नेचुरली मसल पूरे उसके आजू बाजू में जो इर्द गिर्द जो मसल रहते हैं वो स्पाज्म में चले जाएंगे, उसकी वजह से और दर्द बढ़ता है। तो गुरुजी के जो आसन है, सबसे पहले मकर क्रीड़ासन, ये क्या करते हैं, मरीज़ को सबसे पहले, हमारी जो प्राथमिकता ये होती है कि मरीज़ को सबसे पहले उसके जो पेन है, उसका जो दुख और दर्द है वो उससे पहले मुक्तता दिलाओ। तो ये मकर क्रीड़ासन में वो दर्द और उसका जो दुख है उसका निवारण सबसे पहले होगा, ठीक है, ये पहला प्रिंसिपल है। ये निवारण होने के बाद में ये जो अलग अलग पोजीशंस है गुरुजी ने पहले बताया, मकर क्रीड़ासन क्रमांक 1 और 2 वो सर्वाइकल स्पाइन के लिए है,
और 4 और 6 ये अक्सर नीचे के स्पाइन के लिए है। एक चित्र मागे जा बरं. हां नाही नाही पुढे जा पुढे नाही मागेच जा. ते चित्र मी प्रोजेक्ट केलं होतं बा सुरुवातीला. नाही खाली जा. अच्छा ते जाऊ दे, ते जे आला है तेच असू दे. ओके, तो बेसिकली ये रिलीफ आने के बाद में यानी हमने देखा बकर क्रीड़ासन क्रमांक 1 और 2 सर्वाइकल स्पाइन के लिए, 4 और 6 लंबर स्पाइन के लिए. और हाँ ये चित्र, ये देखिए सर्वाइकल और लंबर स्पाइन हम लोग लैटरल बीच वाली डायग्राम देखिए आप. अगर ऊपर से प्रेशर आ गया, समझ लीजिए ये ऊपर के स्पाइन पे अगर कुछ गोला रख दिया हमने, तो नेचुरली उसका जो लोड आएगा थोरेसिक स्पाइन पे का लगभग आधा लोड तो ये थोरेसिक केज यानी हमारे छाती का पिंजड़ा ले लेगा, क्योंकि उसके इर्द गिर्द रिब्स जुड़ी हुई है, तो प्रेशर रिब्स भी ले लेगी और स्पाइन के अकेले के ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा. वही हालत नीचे में है, जो कटी प्रदेश जो है उसके आजू बाजू में श्रोणी प्रदेश की जो 2 हड्डियाँ है, पेल्विक, ये जो विंग्स है पूरे पेल्विक विंग्स, वो अपने ऊपर में सैक्रल एरिया का प्रेशर ले लेगी. 2 अनसपोर्टेड एरियाज कौन से हैं हम लोग को दिख रहा है, वो है सर्वाइकल स्पाइन यानी गर्दन की रीढ़ और लंबर स्पाइन. तो यहाँ की मसल्स अगर वीक हो गई तो आपको होगी बीमारियाँ. और क्योंकि बाजू की जगह पे मसल होने के बाद में बीमारियाँ कॉमन नहीं है, इसलिए वो जो मकर क्रीड़ासन क्रमांक 3 और 2 इसका इस्तेमाल बहुत कम मात्रा में किया जाता है. तो ये लंबर स्पॉन्डिलोसिस के पीछे के जो स्नायु है, ये सबसे पहले मरीज को आपने रिलीफ दे दिया मकर क्रीड़ासन से, रिलैक्सिंग पोजीशन है, और उसको अंदरूनी डीप मसल रिलैक्सेशन, पेल्विक टिल शिफ्ट वगैरह ये सब शब्द का प्रयोग मैं अभी नहीं करना चाहूँगा. सेकंड प्रिंसिपल इस पे आता है कि वंस एक बार मरीज को रिलीफ आने के बाद में फिर आप उसको ऐसे पोजीशन पर ले जाओ जैसे तू हे करून घ्या आता मकर आपलं हे पोटावर झोपून जा. हां ते हे रे शृंखलात्मक मकरासन आणि हे हां या पोझिशनमध्ये आता काय केलं आपण, आता सर्वाइकल स्पाइन का ये जो पीछे के स्नायु है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ताकि ये गर्दन ऐसी हो गई. और ये कॉन्ट्रैक्शन कैसा है, उसको नीचे से सपोर्ट दिया है. वो अकेले ने कॉन्ट्रैक्शन नहीं किया, दर्द वाला एरिया है वो, तो अकेले में और कॉन्ट्रैक्शन होगा तो और दर्द होगा. तो हमने नीचे से सपोर्ट दिया, उसको बोलते हैं पैसिव. निष्क्रियता से वो उसका हलचल तो की है लेकिन उसको सपोर्ट देके हलचल की है. तो सर्वाइकल स्पाइन को नीचे में सपोर्ट दिया है. अभी ये मसल धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और ग्रेजुअली इसका कर्वेचर हमने जो कंटिन्यूस इस टाइप के कर्वेचर से पीछे का पोर्शन वीक हो गया, तो इसको अभी स्ट्रेंथन करना शुरू किया. वही कीमिया यहाँ पे होती है जब ये पैर आगे लिए जाते हैं, तो इसमें अलग अलग पोजीशंस भी ली जाती है. जब आप ऐसा करोगे उलझड़ित के हाथ, तो ये और कर्वेचर बढ़ता जाएगा. ठीक है, ये मसल्स और स्ट्रेंथन होते जाएंगे ग्रेजुअली, और ताकि ये जो बाहर में जो डिस्क ऐसे ऊपर आई थी वो और नीचे में ढकेली जाएगी बिकॉज ऑफ दिस मस्कुलर प्रेशर. ठीक है, तो ये सेकंड प्रिंसिपल है कि पैसिव स्ट्रेंथनिंग, और पैसिव स्ट्रेंथनिंग के बाद में फिर एक्टिव स्ट्रेंथनिंग. एक्टिव स्ट्रेंथनिंग में भुजंगासन घेऊन घे किंवा धनुरासन घेऊन घे लाइक दैट. ठीक है, अभी भुजंगासन धनुरासन जर का घेतला, दिस इज एक्टिव स्ट्रेंथनिंग. ये सबसे अंतिम ये रहेगा कि इसकी वजह से ये नॉर्मली ये मसल्स आपको ग्रेजुअली आप इसको स्ट्रेंथ दे देंगे. देखिए ये जो स्नायु जो रहते हैं यहाँ के योगासन में, जो भी स्नायु अपन लोग इस्तेमाल करते हैं छोड़ून द्या सर, वो अक्सर हमारे ट्रंक के स्नायु रहते हैं. हमारे हाथ पैर की जो ताकत बताने वाली जो स्नायु है वो, और ये स्नायु में बेसिक फ़र्क ये रहता है कि बड़े शीट जैसे स्नायु होते हैं और इनमें थकान बहुत कम आती है. ओके, लेकिन इनको ऑक्सीजन का सप्लाई बहुत ज़्यादा लगता है. इसलिए आप थोड़े से डम्बल्स कर लो तो 15-20 बार कर लोगे, लेकिन धनुरासन में एक आधे मिनट में छोड़ने के बाद में है होने लगता है. ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन मसल बहुत पुल कर लेती है, उसकी वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी का यूज़ हो जाता है, तो बॉडी फील्स ब्रेथलेस. ओके, तो ये बहुत लार्ज शीट लाइक मसल्स आर वेरी बिग मसल्स, तो इसलिए इनका एक्सरसाइज अक्सर बाकी के एक्सरसाइज में ज़्यादा नहीं होता है, जो कि योगासन का प्रमुख भर ही इस पर है. ये अगर आपका बेस ही अगर आपका स्ट्रेंथन हो गया तो हाथ पैरों की मसल्स, जैसे अभी शशांक वीक है, मैं प्रवीण के क्लास में अक्सर बताता हूँ कि ब्रूस ली आपको दिखेगा कपड़े पहन लिए तो ऐसा लगेगा दो झापड़ में इसको मार सकते करके, लेकिन जिसकी ये जो स्नायु जिसकी ताकतवर हो गया ना, वो हाथ पैरों का इस्तेमाल बराबर कर लेगा आपने.
जो हाथ पैरों के पहलवान रहते हैं ना, हमने देखे आजकल तो कोरोना में कुछ लोग अल्लाह को प्यारे हो गए, और बाकी के जो लोग रहते हैं वो अक्सर उनको कुछ बीमारियाँ होती है, फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है, लंबर होता है, फिर अमेरिका भागते हैं, फिर सर्जरी कराते हैं वगैरह वगैरह। तो ये प्रॉब्लम, तो ये ग्रेजुअली इसको आप स्ट्रेंथन अगर रखो, सबसे पहले रिलीफ के बाद में पैसिव स्ट्रेंथनिंग ऑफ द मसल फॉलोड बाय एक्टिव स्ट्रेंथनिंग। तो ये प्रिंसिपल पर हमारे योगोपचार चलते हैं। थैंक यू। हो तो आज बहुत देर तक और बताने का प्रयास किया है। डॉक्टर जब बताते हैं हमको तो उससे और हमारा विश्वास इस आसनों पर बैठने लगता है, और विश्वास बैठा तो सब कुछ हो जाएगा। बीमारियाँ सहज होती है, ऐसा मैंने सुना था। अभी यहाँ कोई होम्योपैथी वाले होंगे तो वो मेरा बोलना दुर्लक्ष्य करें, पर मैंने बीच में सुना था कि होम्योपैथी में डॉक्टर के पास गए कि गोलियां दे देते हैं वो एक पूड़ी, और पूड़ी खा लिए कि बाद में एक बॉटल में महीने भर की दवाई देते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये जो महीने भर की दवाई है ना, ये केवल शक्कर की गोलियां हैं। और पहले एक दिन, क्योंकि आजकल नए पैथिया जो है वो दिन में 2 बार 3 बार 4 बार दवाई लो बोलते हैं, और होम्योपैथी में तो एक महीना एक दवाई काम असर करते रहती है। तो फिर कैसा करें, इसलिए वो बिना केवल शक्कर की गोलियां देते हैं, ऐसा भी सुना है मैंने। तो बिल्कुल वैसा ही है कि ये इतना बताया, मैं योग वालों ने बताया तो विश्वास नहीं बैठता, किंतु एलोपैथी वालों ने बता दिया तो विश्वास बैठ जाता है। और वही डॉक्टर साहब योग का प्रचार करने के लिए योगाभ्यासी मंडल में कार्य कर रहे हैं, और उनका यह कार्य बहुत उदात्त है, बहुत सराहनीय है। आज यही अपन रुकने वाले हैं, 3-4 बीमारियों पर आज इलाज किया है, और वो बीमारियां आपके पास ना फिर के, ऐसे स्वामी जी को प्रार्थना करता हूं। और यही वर्ग आज का समाप्त हो रहा है।